चलिए स्टूडेंट, एक बार फिर सबका स्वागत और वेलकम है। और मैं हूं अमन शर्मा और आज आपका डिटरमाइनर का सेकंड लेक्चर है। और हम ऑलरेडी स्टूडेंट अदर, अनदर और द अदर और अदर्स के बीच का डिफरेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिटरमिनर्स क्या होते हैं, डिटरमिनर्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ग्रुप ए के डिटरमिनर्स क्या होते हैं और ग्रुप बी के डिटरमिनर्स क्या होते हैं। ग्रुप ए के डिटरमिनर्स में बेटा आपके जो आर्टिकल्स हैं, पजेसिव डिटरमिनर्स हैं, एंड जो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स है। एंड लास्ट हमें डिस्कस किया था बेटा ग्रुप बी के डिटरमिनर, और जो ग्रुप बी के डिटरमिनर्स होते हैं वो आपके न्यूमरल्स और क्वांटिफायर्स होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे डिस्कस करते हैं। अदर, अनदर और द अदर ऑलरेडी हम डिटरमिनर्स को पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे हम डिस्कस करेंगे बेटा, और आपके लिए बेटा कुछ क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चंस बेटा ये दादर वगैरह नहीं है बेटा, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये थोड़ा बेटा चेंज कर देते हैं, ये इस पे नहीं है बेटा। व्हाट इज गोइंग ऑन, बोर्ड में कुछ हो गया क्या? ये जो बेटा क्वेश्चंस आपके सामने, ये क्वेश्चंस है आपके फ्यू, एफ यू और द फ्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस है। और इन क्वेश्चन का हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इसके बेसिक्स को डिस्कस करेंगे बेटा, और बेसिक्स को डिस्कस करने के बाद देन इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बेटा, इनका प्रैक्टिस करेंगे। ओके, क्या हो रहा है यार, ये काहे का बोर्ड है? ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट, इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ मैं, अब तो होगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज की क्लास में जो पॉइंट है स्टूडेंट, वो पॉइंट हम फ्योर लिटिल के बारे में डिस्कस कर होगा बेटा। तो मैं एक बार लिख देता हूँ बेटा, जो आज की क्लास का जो डिस्कशन है, तो आज की क्लास का जो डिस्कशन होगा बेटा वो फ्योर लिटिल। क्या हो गया भाई, ये दोबारा से फिर आ गया क्या? ये टाइपराइटर ने किया सो यार। चलिए, तो पॉइंट रहेगा बेटा फ्योर लिटिल। पॉइंट रहेगा बेटा प्योर लिटिल। तो पॉइंट रहेगा बेटा फ्योर लिटिल। चलिए, अगर आपको दिखाई दे रहा अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे रहा तब भी अच्छी बात है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो आज की क्लास में बेटा हम फ्योर लिटिल के बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्योर लिटिल, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसके बेसिक्स को डिस्कस करेंगे बेटे, और बेसिक्स डिस्कशन करने के बाद इन क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार अपने लेक्चर को। एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। चलिए, तो यहाँ पर मैं डिटर्मिनर्स लिखता हूँ बेटा, और जिन डिटर्मिनर का बेटा डिस्कशन होगा वो डिस्कशन कौन कौन से डिटर्मिनर्स होंगे बेटा। तो जैसे कि बेटा एक डिटर्मिनर होता है फ्यू, एक होता है बेटा एफ यू, और एक होता है बेटा द फ्यू। उसके अलावा बेटा डिटरमाइनर्स होता है अपना लिटिल, और एक है बेटा ए लिटिल,
और एक अपना डिटरमाइनर है बेटा द लिटल। सबसे पहले बेटा इनके बीच में आपको डिफरेंस जानना है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो इनके बीच में डिफरेंस डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है बेटा ये ध्यान में रखनी है, जो फ्यू जो डिटर्मिनर्स होता है बेटा इसका हम यूज़ करते हैं न्यूमरल्स के लिए, न्यूमरल्स के लिए यूज़ करते हैं, मतलब इन डिटर्मिनर्स का हम यूज़ करते हैं बेटा काउंटेबल नाउन के लिए। तो सबसे पहले आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि जो फ्यू डिटर्मिनर होता है बेटा इसका हम यूज़ करते हैं न्यूमरल्स के लिए, न्यूमरल्स नंबर के लिए, न्यूमरल्स के लिए यूज़ करते हैं। और इनका हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं बेटा काउंटेबल नाउन के लिए। कौन से नाउन के लिए यूज़ करते हैं बेटा? इसका हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए, और इसका हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं बेटा काउंटेबल नाउन के लिए। लिटिल जो डिटर्मिनर होता है बेटा इसका हम यूज़ करते हैं अमाउंट्स या क्वांटिटी के लिए, अमाउंट या क्वांटिटी। और ये बात आप सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखना बेटा, इनका हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। किस नाउन के लिए भाई? इसका हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं बेटा अनकाउंटेबल नाउन के लिए। इसका हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं बेटा कौन से नाउन के लिए? अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम जाने बेटा इनके बीच में डिफरेंस क्या है, और इनके मीनिंग का डिफरेंस सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच में बेटा डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बेटा फ्यू है। फ्यू का मीनिंग क्या होता है बेटा? कोई बच्चा बताएगा कि व्हाट डू यू मीन ऑफ फ्यू? फ्यू का अपना मतलब क्या होता है? फ्यू का मतलब होता है बेटा हार्डली एनी। फ्यू का मतलब होता है बेटा हार्डली एनी। अब कोई बच्चा मुझे हार्डली का मतलब बताएगा कि हार्डली का मतलब क्या होता है? जो हार्डली होता है बेटा, जो एडवर्ब डिग्री हार्डली होता है, इसका मतलब क्या होता है? हार्डली का मतलब होता है बेटा, याद रखना है, ऑलमोस्ट नॉट। एग्जैक्ट नोट नहीं होता बेटा, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नोट। तो हार्डली का मतलब होता है बेटा ऑलमोस्ट नोट। तो कुल मिला के बात ये है बेटा कि जो फ्यू होता है इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं नेगेटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए। अगर आपको कभी भी सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना है तो उस केस में हम क्या यूज करें बेटा? उस केस में हम यूज करेंगे फ्यू। क्या यूज करें बेटा? उस केस में हम फ्यू यूज करेंगे। अगला पॉइंट है बेटा एफयू। एफयू का मतलब क्या होता है बेटा? एफयू का मतलब होता है, एफयू का मतलब होता है सम बट नॉट मैनी। सम बट नॉट मैनी। और सम का हम यूज किसके लिए करते हैं बेटा? सम का हम यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। तो उसी प्रकार से एफयू का यूज भी हम सेंटेंस में किस लिए करेंगे बेटा? पॉजिटिव सेंटेंस को कन्वे करने के लिए यूज करेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस को कन्वे करना हो बेटा तो उस केस में बेटा एफयू डिटर्मिनर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से है बेटा द फ्यू। द फ्यू का मतलब क्या होता है बेटा? द फ्यू का मतलब होता है बेटा नॉट मैनी, नॉट मैनी बट ऑल द अवेलेबल। नॉट मैनी बट ऑल द अवेलेबल। अगर आपने कभी भी टोटल को रेफर करना हो, अगर वो टोटल डेफिनिट हो, अगर कभी भी टोटल को रेफर करना हो, और अगर वो टोटल क्या हो बेटा? अगर वो टोटल हो डेफिनिट, डेफिनिट हो, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं बेटा? द फ्यू यूज करते हैं। तो आज की क्लास में जो हम डिटर्मिनर डिस्कस करेंगे बेटा वो डिटर्मिनर होगा बेटा फ्यू और लिटिल। और ये कुल मिलाकर बेटा दो डिटर्मिनर नहीं है, जैसे फ्यू है, एफ फ्यू है और द फ्यू है, लिटिल है, ए लिटिल है और द लिटिल है। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी। हार्डली का मतलब होता है बेटा ऑलमोस्ट नोट। एग्जैक्ट नोट नहीं होता, ऑलमोस्ट नोट, ये नेगेटिव होता है। उसी प्रकार से बेटा फ्यू का हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। और ए फ्यू का मतलब होता है बेटा सम बट
नॉट मैनी। और सम का हम यूज़ करते हैं बेटा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। अगर पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं तो बेटा एफ यू का यूज़ भी हम पॉजिटिव सेंटेंस को कन्वे करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से बेटा द फ्यू होता है, द फ्यू का मतलब होता है नोट मैनी बट ऑल द अवेलेबल। मतलब इन जनरल अगर आपको टोटल को रेफर करना है, अगर वो टोटल डेफिनेट हो तो उस केस में बेटा हम यूज़ करते हैं द फ्यू। क्या यूज़ करते हैं? द फ्यू यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से लिटिल की कहानी है बेटा। लिटिल का मतलब भी क्या होता है बेटा? लिटिल का मतलब भी होता है हार्डली एनी। लिटिल का मतलब भी बेटा हार्डली एनी होता है, और इसका भी हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं नेगेटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए। अगर आपको कभी भी किसी भी सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना है तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे बेटा? लिटिल। और उसी प्रकार से अगर एफ यू की बात करें बेटा तो एफ यू सॉरी ए लिटिल की बात करें तो ए लिटिल का मतलब क्या होता है बेटा? ए लिटिल का मतलब होता है सम बट नॉट मच। सम बट नॉट मच। और उसी प्रकार से हम जो ए लिटिल है बेटा इसका भी हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं बेटा पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए। अगर आपको सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना है बेटा तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? ए लिटिल यूज़ करते हैं। और द लिटिल की बात करें बेटा तो द लिटिल का मतलब क्या होता है? द लिटिल का मतलब होता है बेटा नॉट मच, नॉट मच बट ऑल द अवेलेबल, बट ऑल द बट ऑल द अवेलेबल। अगर आपको सेंटेंस में इन जनरल टोटल को रेफर करना हो, किसको रेफर करना हो बेटा? टोटल को रेफर करना हो, और अगर वो टोटल क्या हो बेटा? डेफिनेट हो, तो उस केस में बेटा हम यूज़ करते हैं द लिटिल। और द फ्यू का भी यूज़ करते हैं बेटा, दोनों में डिफरेंस ही होता है बेटा। उसका हम यूज़ करते हैं फ्यू का हम यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए, और लिटिल का हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ये छोटी सी बात है जो सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखनी है क्वेश्चंस को करने से पहले, ठीक है। अब अगला पॉइंट, अगर आपने बेटा इन क्वेश्चंस को करना है, अगर आपने इन क्वेश्चंस को करना है बेटा तो आपने एक छोटी ही बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक, ऊपर ध्यान मत दो बेटा, ये थोड़ा हो गया मिस्टेक सा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा और रफ कर देता हूँ, अगर आप कोई लग रहा हो थोड़ा ऑकवर्ड सा, और मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ। अब जो हो गया तो हो गया भाई, अब क्या करें, चलो। तो क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा फ्यू और लिटिल, तो फ्यू और लिटिल वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जा रहा है बेटा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने कभी भी किसी भी सेंटेंस में फ्यू और लिटिल का यूज़ कर रहे हो, सबसे पहले आपने मीनिंग का यूज़ करना है। अब क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपकी थोड़ी सी और हेल्प कर सकता हूँ बेटा, और वो हेल्प क्या होगी ये ध्यान में रखना है। जैसे अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में लिखा हो चाहे बेटा फ्यू या फिर लिखा हो लिटिल, फ्यू का यूज़ करना है, लिटिल का यूज़ करना है, तब यूज़ करना जब आपको सेंटेंस में कभी भी मीनिंग चाहिए बेटा नो। अगर सेंटेंस में नो मीनिंग चाहिए तो उस केस में क्या यूज़ करना बेटा? फ्यू या लिटिल। अगर आपको सेंटेंस में फ्यू या लिटिल यूज़ करने में दिक्कतें आ रहा है कि हम फ्यू यूज़ करें लिटिल यूज़ करें, आपको यहाँ पर सेंटेंस में नो यूज़ करके देख लेना। अगर सेंटेंस में नो मीनिंग चाहिए तो वहाँ पर हम फ्यू या लिटिल में से कोई एक यूज़ कर लेंगे। अगर काउंटेबल नाउन है तो फ्यू, अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले लिटिल यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर आपको सेंटेंस में बेटा सम मीनिंग चाहिए तो सम मीनिंग के लिए आपने हमेशा यूज़ करना है एफ यू या फिर एल लिटिल का, याद रखना है। एफ यू या फिर एल लिटिल का यूज़ करना है। और कब यूज़ करना है? जब अगर आपको कभी भी किसी भी सेंटेंस में किस मीनिंग की नीड हो बेटा? अगर आपको सेंटेंस में सम मीनिंग की नीड हो, अगर सम मीनिंग की नीड हो बेटा तो उस केस में एफ यू या फिर एल लिटिल का यूज़ करना है। एफ यू हम यूज़ करते हैं बेटा काउंटेबल नाउन के लिए, और एल लिटिल हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। उसी प्रकार से बेटा अपना है द फ्यू और अपना द लिटिल। अगर आपको सेंटेंस में इन जनरल टोटल को रेफर करना हो, अगर आपको सेंटेंस में कभी ऑल मीनिंग चाहिए और वो टोटल क्या हो बेटा? डेफिनेट हो, डेफिनेट मतलब द, ऑल द। तो अगर आपको सेंटेंस में ये मीनिंग चाहिए बेटा तो उस केस में आपने हमेशा यूज़ करना है एफ यू या ए लिटिल। वही कहानी है, अगर अनकाउंटेबल नाउन लिखा है बेटा तो उससे पहले द लिटिल यूज़ करना है, अगर काउंटेबल नाउन लिखा बेटा उससे पहले अपने द फ्यू यूज़ करना है। छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो छोटी सी बात है बेटा है जो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर?
ये छोटी सी बात है बेटा जो आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपके सामने बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। पहले एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है, लैंग्वेज को पढ़ने के बाद बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताना। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डैश नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। नो नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, सम नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, या ऑल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा मीनिंग, यहाँ पर हमें मीनिंग चाहिए सम नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, मतलब आधी अधूरी नॉलेज खुद के लिए भी बेटा और दूसरों के लिए भी हमेशा ही क्या होती है, डेंजरस होती है, खतरनाक होती है। अगर आपको किसी या फिर हमें किसी नॉलेज या फिर किसी चीज़ के बारे में पता है लेकिन उसके बारे में अधूरा ज्ञान है, तो सीधी सी बात यह है कि आप दूसरों के लिए भी खतरा हो और खुद के लिए भी खतरा हो। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? तो हमें यहाँ पर क्या मीनिंग चाहिए, नो मीनिंग चाहिए, सम मीनिंग चाहिए, ऑल मीनिंग चाहिए। तो आप बोलोगे सर हमें यहाँ पर मीनिंग चाहिए सम मीनिंग चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये बेटा, यहाँ पर जो नॉलेज लिखा हुआ है तो नॉलेज हमारा कैसा नाउन होता है बेटा, नॉलेज होता है अनकाउंटेबल नाउन। नॉलेज कैसा नाउन होता है बेटा, ये होता है अनकाउंटेबल नाउन। अगर नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इससे पहले क्या यूज़ करोगे बेटा, इससे पहले ए फ्यू यूज़ करोगे, ए लिटिल यूज़ करोगे। आप बोलोगे सर हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा ए लिटिल। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग का मतलब क्या हो गया बेटा, सम नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो अगर आपको सेंटेंस में कभी भी क्या मीनिंग चाहिए बेटा, सम मीनिंग चाहिए, तो उस केस में अपने या तो ए फ्यू या फिर ए लिटिल का यूज़ करना है, सीधी सी बात है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको, फ्यू और लिटिल ऑप्शंस या क्वेश्चंस में रखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो उसके लिए मैंने आपको एक छोटा पॉइंट बताया है। अगर आपको कभी भी सेंटेंस में नो मीनिंग की चाहिए तो उस केस में फ्यू और लिटिल का यूज़ करना है। सम मीनिंग चाहिए तो बेटा ए फ्यू या ए लिटिल का यूज़ करना है। अगर आपको ऑल मीनिंग चाहिए तो बेटा उस केस में द फ्यू या फिर द लिटिल का प्रयोग करना है। आपको छोटी सी बात ये है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? इससे आपसे क्वेश्चन आपको आसानी से बढ़ जाएंगे। वहाँ पर हमें सम मीनिंग चाहिए है और नॉलेज हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इससे पहले हम क्या यूज़ करें बेटा, ए लिटिल का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करेंगे बेटा, ए लिटिल का प्रयोग करें। मुश्किल वाली बात नहीं है, आसान सी बात है। चलिए बेटा अब सेकंड क्वेश्चन को रीड करो बेटा। सेकंड क्वेश्चन को, डैश प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट्स आर कॉल्ड जीरोफाइटस। एक बार सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। डैश प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट्स आर कॉल्ड जीरोफाइटस। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। देखो अब यहाँ पर लिखा बेटा डैश प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट्स आर कॉल्ड जीरोफाइटस। अब यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर जो आर कॉल्ड जीरोफाइटस है बेटा, ये प्रेडिकेट है, ये बेटा प्रेडिकेट है। और इस प्रेडिकेट का जो सब्जेक्ट है बेटा, इसका सब्जेक्ट है ये प्लांट्स। आर कॉल्ड जीरोफाइटस किसको बोला जाता है भाई, प्लांट्स को। प्लांट्स को, प्लांट्स हो गया, ठीक है। विच प्लांट्स, कौन से प्लांट्स की बात कर रहे हैं बेटा, हम उन प्लांट्स की बात कर रहे हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा, जो पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा, डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। जो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं हम उन्हीं प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये फ्रेज है ना बेटा, ये फ्रेज है, इसको बोलेंगे बेटा एडजेक्टिव फ्रेज। हम उन्हीं प्लांट्स की बात कर रहे हैं बेटा जो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे बेटा एडजेक्टिव फ्रेज। और ये एडजेक्टिव फ्रेज किसको डिस्क्राइब करने लग रही है बेटा, ये एडजेक्टिव फ्रेज डिस्क्राइब करने लग रही है इस प्लांट्स नाउन को। अगर इस प्लांट्स नाउन को डिफाइन करने लग रही है तो अब इस प्लांट्स नाउन की आइडेंटिटी क्या होगी बेटा, डेफिनेट होगी। और डेफिनेट के लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, द। कौन सा यूज करते हैं बेटा, द यूज करते हैं। अगर द यूज करते हैं तो प्लांट्स हमारा कैसा नाउन है बेटा, आप बोलो सर प्लांट्स हमारा है काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन है बच्चों, प्लांट्स हमारा है बेटा काउंटेबल नाउन। ये काउंटेबल नाउन है और साथ में काउंटेबल नाउन के साथ साथ बेटा इसका नंबर क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा द आएगा, द फ्यू आएगा। क्या आएगा, द तो आएगा लेकिन द फ्यू लिखेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा द फ्यू। द फ्यू हम सेंटेंस में तब यूज करते हैं जब हम किसी एक टोटल नंबर की बात करें और वो टोटल नंबर क्या हो, डेफिनेट हो। अगर हम कभी भी टोटल नंबर की बात करेंगे और वो टोटल नंबर क्या होना चाहिए बेटा, वो टोटल नंबर होना चाहिए डेफिनेट। इस छोटी सी बात को ध्यान में रखना है। आर कॉल्ड जीरोफाइटस, किसको जीरोफाइटस बोला जाता है, प्लांट्स को। विच प्लांट्स, कौन से प्लांट्स को जीरोफाइटस बोला जाता है, हमें यहाँ पर विच का रिप्लाई चाहिए। कौन से प्लांट्स को बेटा जीरोफाइटस बोला जाता है, जो डेजर्ट्स में है। हम उन्हीं प्लांट्स की बात कर रहे हैं बेटा जो डेजर्ट्स में है। अगर जो प्लांट्स डेजर्ट्स में है तो वो प्लांट्स क्या होंगे बेटा, डेफिनेट होंगे। और डेफिनेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, डेफिनेट के लिए हम यूज़ करते हैं द। और प्लांट्स हमारा काउंटेबल नाउन है तो इसलिए हम इससे पहले द फ्यू का प्रयोग करेंगे, ना कि द लिटिल का। बात समझ में आई कि नहीं भाई? क्या सेकंड क्वेश्चन सबको समझ में आया? अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की लैंग्वेज को एक बार रीड करो। आई कांट हेल्प यू एज आई हैव डैश एक्सपीरियंस ऑफ इट। एक बार आप इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करें भाई। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, आई कांट हेल्प यू, भाई मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, एज आई हैव डैश एक्सपीरियंस ऑफ इट, भाई उसको एक्सपीरियंस है। आपको ये बताना है। एक बात बताओ बेटा,
अब कोई व्यक्ति बोला बेटा आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ये मेन क्लोज है बेटा, ये मेन क्लोज है। और मेन क्लोज में क्या लिखा बेटा, कोई व्यक्ति बोला कि भाई मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मदद ना करने का रीजन क्या बेटा, मदद ना करने का रीजन बेटा आगे सेंटेंस में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एज आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ इट, ये रीजन है। एज होता है बेटा बिकॉज का सब्स्टिट्यूट, रीजन को रेफर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एज आई हैव डैश एक्सपीरियंस ऑफ इट, अगर कोई व्यक्ति, अगर स्पीकर सेकंड पर्सन की मदद नहीं कर सकता तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस स्पीकर को एक्सपीरियंस होगा या नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर एक्सपीरियंस होता तो ये मना क्यों करता, सीधी सी बात है। अगर इसको एक्सपीरियंस नहीं है तभी उसकी हेल्प करने से ये मना कर रहा है, इसलिए ये मना कर रहा है, तो बेटा इसको एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो इस सेंटेंस में हमें कैसा मीनिंग चाहिए, आप बोलोगे सर इस सेंटेंस में हमें नेगेटिव मीनिंग चाहिए। इस सेंटेंस में कैसा मीनिंग की नीड है बेटा, नेगेटिव मीनिंग की नीड है। किस मीनिंग की नीड है बेटा, सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग की नीड है। एट सेकंड पॉइंट क्या बेटा, सेकंड पॉइंट ये है, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस नाउन लिखा हो बेटा, ये एक्सपीरियंस कैसा नाउन है बेटा, एक्सपीरियंस नाउन है बेटा अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन है और नेगेटिव मीनिंग चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन के लिए नेगेटिव मीनिंग क्या यूज़ करेंगे बेटा, लिटिल यूज़ करेंगे, फ्यू यूज़ करेंगे। आप लोग सर लिटिल यूज़ करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे बेटा, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लिटिल। क्या यूज़ करेंगे बेटा, लिटिल का यूज़ करेंगे। तो आपने लिखना पड़ेगा बेटा आई कांट हेल्प यू एज आई हैव लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ इट। अगर ये व्यक्ति, अगर ये स्पीकर सेकंड पर्सन की हेल्प नहीं कर सकता तो इससे हमें ये पता चलने लग रहा है बेटा कि इस पर्सन को एक्सपीरियंस नहीं है। अगर नहीं है तो हमें यहाँ पर कौन से मीनिंग की नीड है बेटा, हमें यहाँ पर नेगेटिव मीनिंग की नीड है। अगर नेगेटिव मीनिंग की नीड है तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा, लिटिल यूज़ करना पड़ेगा। इस छोटी सी बात को ध्यान में रखना है। क्लियर भाई, कोई मुश्किल क्वेश्चन था? अगर तीनों क्वेश्चन समझ में आई हो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। दो इंग्लिश इज इजी डैश स्टूडेंट फाइंड्स इट हार्ड। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ के इस क्वेश्चन का आंसर बताना, थोड़ा सोच समझ के आंसर बताना बेटा। दो इंग्लिश इज इजी डैश स्टूडेंट फाइंड इट हार्ड। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के बताओ। एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर क्या लिखा बेटा, दो इंग्लिश इज इजी, यहाँ पर जो दो है ना बेटा ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा क्या बनाता है बेटा, सबऑर्डिनेट क्लोज बनाता है। ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये अपनी होगी बेटा सबऑर्डिनेट क्लोज। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल ध्यान से, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब कोई व्यक्ति बोले बेटा दो इंग्लिश इज इजी, दो जो होते हैं बेटा, दो एक ऐसा कंजंक्शन होता है जिसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग के लिए। किसके लिए यूज करते हैं बेटा, दो कंजंक्शन का हम यूज करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग के लिए। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है इंग्लिश इजी है, अगर आपने कॉन्ट्रास्ट शो करना है तो डैश स्टूडेंट फाइंड इट हार्ड। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ स्टूडेंट को फाइंड, मतलब स्टूडेंट को ये मतलब इंग्लिश हार्ड लगती होगी या नहीं लगती होगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप ये बोलने लग रहे इंग्लिश ईजी है, ठीक है, और आप दो लिख रहे हो, कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हो। अगर कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हो तो जो स्टेटमेंट होगी बेटा इसके अपोजिट होगी। अगर इसके अपोजिट होगी तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं स्टूडेंट को इंग्लिश हार्ड लगती होगी या नहीं लगती होगी। आप बोलोगे सर यहाँ पर स्टूडेंट को हार्ड लगती होगी, क्योंकि हमें बेटा इसके अपोजिट मीनिंग चाहिए है। इंग्लिश ईजी है, अपोजिट क्या होगा बेटा, स्टूडेंट को हार्ड लगना। अगर स्टूडेंट को हार्ड लगती है तो हमें पर पॉजिटिव मीनिंग चाहिए, नेगेटिव। आप बोलो सर हमें यहाँ पर सेंटेंस में मीनिंग चाहिए पॉजिटिव। कौन सा मीनिंग चाहिए बेटा, हमें यहाँ पर सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग चाहिए। और पॉजिटिव मीनिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, या तो यूज़ करते हैं एफ यू या हम यूज़ करते हैं ए लिटिल। और जैसे सभी स्टूडेंट को पता ही होगा कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स लिखा हो बेटा ये हमारा कैसा नाउन है, आप बोलो सर ये हमारा है काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन है बेटा, ये काउंटेबल नाउन है। अगर ये काउंटेबल नाउन है तो इससे पहले एफ यू यूज़ करोगे, ए लिटिल यूज़ करोगे। आप बोलो सर हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा एफ यू। क्या यूज़ करेंगे बेटा, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एफ यू। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर आपको सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग चाहिए बेटा उस केस में यूज़ करते हैं फ्यू और लिटिल। अगर पॉजिटिव मीनिंग की नीड है तो उस केस में बेटा हम एफ यू या फिर ए लिटिल का प्रयोग करते हैं। छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्लियर है भाई, यहाँ तक बातें बोलो। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की लैंग्वेज को एक बार पढ़ो और पढ़ने के बाद मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। दे हैव यूज्ड अप डैश शुगर दैट वाज इन द जार। एक बार इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। एक बार स्टूडेंट एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। दे हैव यूज्ड अप डैश शुगर दैट वाज इन द जार। दे हैव यूज्ड अप डैश शुगर दैट वाज इन द जार। अब देखो बेटा अगर इस सेंटेंस में दैट वाज इन द जार ना लिखा होता ना बेटा तो यहाँ पर आप लिटिल भी लिख सकते थे और ए लिटिल भी लिख सकते थे। मतलब लिटिल भी आ सकता था बेटा, ए लिटिल भी आ सकता था। मतलब पॉजिटिव मीनिंग नेगेटिव मीनिंग दोनों आ सकते थे बेटा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई दिया नहीं गया कि हम यहाँ पर नेगेटिव मीनिंग की नीड है, पॉजिटिव मीनिंग की नीड है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ोगे, दे हैव यूज्ड अप, ठीक है नहीं क्या, शुगर। अब इसके बाद जो दैट
वाज इन द जार लिख रखा नहीं बेटा, ये हमारी है रिलेटिव, ये अपनी है रिलेटिव क्लोज, ये अपनी रिलेटिव क्लोज है। और रिलेटिव क्लोज का मतलब ये है बेटा, ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और सबऑर्डिनेट दैट आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है बेटा, दैट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है तो दैट से हमेशा ही सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगी। और ये मैंने नाउन सॉरी सेंटेंस में पढ़ाया है, जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है बेटा वो डिपेंडेंट क्लोज होती है, या तो नाउन का काम करती है, या वो एडजेक्टिव का काम करती है, या वो एडवर्ब का काम करती है, सीधी सी बात है। अगर वो नाउन का काम करती है तो किसी वर्ब के लिए होती है, अगर वो एडवर्ब का काम करता है बेटा वो किसी न किसी वर्ब को डिस्क्राइब करने लगती है बेटा, या किसी दूसरे एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करती है। अगर वो एडजेक्टिव फ्रेज होती है तो बेटा किसी न किसी नाउन को डिस्क्राइब करती है। सीधी सी बात ये है, छोटी ही बात ये जो आपको जाननी है। अब यहाँ पर देखो बेटा, दे हैव यूज्ड अप डैश शुगर दैट वाज इन द जार। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो शुगर नाउन लिखा हुआ बेटा, शुगर नाउन, यहाँ पर जो शुगर नाउन लिखा हुआ है, ये शुगर नाउन क्या है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है। मैं लिख देता हूँ बेटा, ये अपना है अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ पर देखो, दे हैव यूज्ड अप डैश शुगर, विच शुगर, कौन सी शुगर, हम कौन सी शुगर की बात करें बेटा, हम उस शुगर की बात कर रहे हैं बेटा जो जार में है, जो जार में है मैं उसी शुगर की बात कर रहा हूँ। और जो जार में बेटा हम उसी शुगर की बात कर रहे हैं, तो वो शुगर डेफिनेट होगी इनडेफिनेट होगी, आप बोलोगे सर वो शुगर होगी डेफिनेट, क्योंकि बेटा ये आपके सामने जो क्लोज लिखी है ना बेटा, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है। और ये सबऑर्डिनेट क्लोज, ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है बेटा, ये किसका काम करने लग रही है, आप बोलोगे सर ये सबऑर्डिनेट क्लोज काम करने लग रही है एडजेक्टिव का, तो हम इसको एडजेक्टिव क्लोज बोल सकते हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल बोल सकते हैं। ये एडजेक्टिव क्लोज और एडजेक्टिव हमेशा ही किसको डिस्क्राइब करते हैं बेटा, वो हमेशा ही नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। इसलिए बेटा ये एडजेक्टिव क्लोज इस शुगर नाउन को डिस्क्राइब कर रही है। अगर ये शुगर नाउन को डिस्क्राइब कर रही है तो शुगर नाउन की आइडेंटिटी हो गई डेफिनेट। क्या होगी बेटा, डेफिनेट होगी। और डेफिनेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, द। क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। शुगर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे बेटा, इसलिए हम इससे पहले यूज करेंगे द लिटिल का। किसका प्रयोग करेंगे बेटा, इससे पहले हम यूज करेंगे बेटा द लिटिल का। कोई छोटी मुश्किल वाली बात नहीं थी बेटा, छोटी बात थी, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई, बड़े आगे। यहाँ तक बताओ भाई, क्या यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं तो बेटा आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। 6 क्वेश्चन का एक बार आपने आंसर बताना है। एक बार 6 क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो और लैंग्वेज को पढ़ने के बाद मुझे आंसर बताओ बेटा। ऑलमोस्ट एवरीवन नोज प्रेमचंद बट डैश पीपल नो हिज रियल नेम। अब ये बताओ बेटा, ऑलमोस्ट एवरीवन नोज प्रेमचंद, ठीक है, मतलब लगभग सभी प्रेमचंद को जानते हैं भाई। ठीक है, लगभग सभी प्रेमचंद को जानते हैं, सीधी सी बात ये है। उसके बाद क्या लिख रखा है बेटा, बट। जो बट है बेटा इसका यूज करते हैं बेटा कॉन्ट्रास्टिंग के लिए, ये कॉन्ट्रास्टिंग के लिए यूज करते हैं। दो है, बट है, इन सब कंजंक्शन का हम यूज करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग के लिए। कॉन्ट्रास्टिंग नेचर क्या हुआ, डैश पीपल नो हिज रियल नेम। भाई जो लोग होंगे वो उसका रियल नेम जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पर पॉजिटिव मीनिंग की नीड है बेटा या नेगेटिव मीनिंग की नीड है। आपने सिर्फ इतना बताना बेटा, हमें यहाँ पर पॉजिटिव मीनिंग की जरूरत है या नेगेटिव मीनिंग की जरूरत है। मुझे आपसे एक छोटा क्वेश्चन, छोटा आंसर की नीड है। ऑलमोस्ट एवरीवन नोज प्रेमचंद, कि लगभग सभी लोग प्रेमचंद को जानते हैं। डैश पीपल नोज हिज रियल नेम, हमें यहाँ पर नेगेटिव मीनिंग चाहिए, पॉजिटिव मीनिंग चाहिए। तो आप बोलोगे सर बट यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग वाला कंजंक्शन है, बट यहाँ पर जो है बेटा कंजंक्शन, इसका हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग के लिए। तो हमें यहाँ पर सर नेगेटिव मीनिंग की नीड है, हमें यहाँ पर नेगेटिव मीनिंग की ज़रूरत है। अगर नेगेटिव मीनिंग की ज़रूरत है तो नेगेटिव मीनिंग के लिए बेटा हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यू या फिर लिटिल का यूज़ करते हैं। और जैसे कि सबको पता है बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है, पीपल लिखा है। पीपल आपका नाउन होता है ना, और ये नाउन होता है, काउंटेबल नाउन होता है। सीधी सी बात है बेटा, ये प्लूरल फॉर्म में पाया जाता है। याद है कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में पाए जाते हैं, उनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। पीपल, चिल्ड्रन, पब्लिक, है ना, पुलिस, ये सारे नाउन होते हैं बेटा, अगर याद हो तो आपको। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा बेटा फ्यू पीपल। क्या लिखेंगे बेटा, हम यहाँ पर लिखेंगे फ्यू पीपल। ऑलमोस्ट एवरीवन नोज प्रेमचंद बट फ्यू पीपल हिज रियल नेम। हमें वहाँ पर बेटा नेगेटिव मीनिंग की ज़रूरत है। अगर ये नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा कि हमें यहाँ पर सेंटेंस में बेटा नेगेटिव मीनिंग की नीड है। किस मीनिंग की नीड है बेटा, हमें यहाँ पर नेगेटिव मीनिंग की नीड है। और नेगेटिव मीनिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, फ्यू और लिटिल। और पीपल के अकॉर्डिंग क्या आएगा बेटा, फ्यू आएगा। ये बात ध्यान में रखनी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ भाई। 7 क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो, रीड करने के बाद मुझे आंसर बताओ बेटा। वी हैव ए फ्यू मिस्टेक इन दिस पैसेज। 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को रहने देते हैं बेटा। मैं आपके लिए 2 छोटे छोटे क्वेश्चन लिखता हूँ, एक बार छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर बताओ। छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है। मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर पूछना चाहता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा बेटा यहाँ पर ए, एक क्वेश्चन लिखा ए, मैंने यहाँ पर लिखा बेटा I have few cars। और एक क्वेश्चन लिखा बेटा मैंने
आई हैव ए फ्यू कार्स। आप लोग मुझे ये बताइए बेटा कि इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सही है? आई हैव फ्यू कार्स, आई हैव ए फ्यू कार्स, इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सही है? आई हैव फ्यू कार्स, आई हैव ए फ्यू कार्स, इन दोनों में सही कौन सा है बेटा? आप बताओ। देखो बेटा समझो, यहाँ पर लिखा बेटा आई हैव फ्यू कार्स और आई हैव ए फ्यू कार्स, ये दोनों ही सही है बेटा, दोनों सेंटेंस का अपना मतलब है। आई हैव फ्यू कार्स का मतलब हो गया बेटा आई हैव ऑलमोस्ट नो कार्स, ऐसा नहीं है बेटा उसके पास कार है ही नहीं, ऑलमोस्ट नो कार्स, एक दो कार तो है ही उसके पास। और आई हैव फ्यू कार्स का मतलब हो गया बेटा आई हैव सम कार्स, दोनों सही है बेटा, अपने सेंस में दोनों सही है। लेकिन ये समझाने की जरूरत क्या पड़े बेटा? इसलिए पड़ी, जैसे हम लिखते हैं बेटा, कई बार आपने देखा होगा कि हम कार से पहले ए भी लिखते हैं, ए कार, और कार से पहले हम बेटा दा भी लिखते हैं, दा कार। ए कार हम कब यूज करते हैं बेटा? ए कार हम तब यूज करते हैं जब सेंटेंस में बेटा कार हो इंडेफिनिट, और दा कार हम सेंटेंस में तब यूज करते हैं बेटा जब कार हो डेफिनिट। जब हम डेफिनिट कार की बात करते हैं बेटा उस केस में दा लिखते हैं, अगर इंडेफिनिट कार की बात करते हैं उस केस में बेटा दा लिखते हैं। इंडेफिनिट के लिए बेटा ए लिखते हैं, डेफिनिट के लिए दा लिखते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, उस केस में बेटा जो एक कार होता है ना बेटा, कार, ये जो कार नाउन होता है, ये कार नाउन होता है उस केस में बेटा सिंगुलर, सिंगुलर होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, और उस, मैं एक बार फिर बोल देता बेटा, उस केस में बेटा ये जो कार नाउन होता है ये सिंगुलर होता है। ये मेरी बात को ध्यान सुनना। अब एक छोटी सी बात बताओ बेटा, एक बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हम कभी भी सिंगुलर नाउन की बात करेंगे, मेरी बात को एक बार फिर से ध्यान से सुनना, अगर हम सिंगुलर नाउन की बात करें बेटा उस केस में आपने हमेशा यूज करना है ए एन या द आर्टिकल का प्रयोग करना है। अगर डेफिनेट है तो द, इंडेफिनेट है तो ए एन। लेकिन हम फ्यू एफ यू या द फ्यू हम कब यूज करते हैं बेटा? फ्यू एफ यू हम द फ्यू हम तब यूज करते हैं जब सेंटेंस में कोई भी नाउन लिखा हो प्लूरल, याद रखना है। फ्यू का यूज हम उन नाउन्स के साथ करते हैं बेटा जब वो नाउन क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। और ए एन आर्टिकल का हम यूज तब करते हैं बेटा जब वो नाउन होते हैं सिंगुलर। देख दोनों में डिफरेंस होता है, ए एन आर्टिकल कब आता है, फ्यू कब आता है? फ्यू आता है बेटा प्लूरल नाउन के साथ, और ए एन आर्टिकल आता है बेटा सिंगुलर नाउन के साथ। ये छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो बेटा ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो मेरा कहने का मतलब ये था बेटा, फ्यू या फिर एफ यू का हम यूज करते हैं बेटा उन नाउन के साथ बेटा जो नाउन क्या होते हैं? प्लूरल। जो नाउन बेटा प्लूरल होते हैं बेटा उस केस में आपने क्या यूज करना है बेटा? उस केस में आपने यूज करना है बेटा एफ यू या फ्यू का यूज करना है। सीधी सी बात ये है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर नाउन बेटा प्लूरल ना हो, नाउन सिंगुलर हो, फिर वहां पर बेटा फ्यू एफ यू यूज करने की जरूरत नहीं है बेटा, उस केस में आप ए एन दा प्रयोग कर सकते हैं। सीधी सी बात है। अब इस क्वेश्चन पर आओ, अगर ये छोटी सी बात अगर आपको समझ में आई हो, अगर ये छोटी सी बात आप लोगों को समझ में आए तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। छोटा सा क्वेश्चन है, वी हैव ए फ्यू मिस्टेक इन दिस पैसेज। अगर यहाँ पर बेटा मिस्टेक लिखा हुआ है और मिस्टेक नाउन है, और ये नाउन कैसा बेटा? आप लोग सर नाउन सिंगुलर है, लेकिन इससे पहले ए फ्यू डिटर्मिनर लिखा है, और फ्यू या एफ यू का हम यूज करते हैं उन नाउन के साथ बेटा जो नाउन क्या होते हैं? प्लूरल। याद रखना, इस बात को याद रखना है। फ्यू एफ यू का हम यूज करते हैं उन नाउन के साथ बेटा जो नाउन क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, प्लूरल। लेकिन मिस्टेक तो बेटा सिंगुलर है, तो इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा बेटा? प्लूरल में चेंज करना पड़ेगा। और प्लूरल में जब चेंज करते हैं हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा? मिस्टेक्स। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? मिस्टेक्स लिखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है। या फिर अगर आप एफ यू का यूज करना नहीं चाहते तो सीधी सी बात एफ यू को हटा दो, ए लिख दो, तभी सही हो जाएगा कि वी हैव ए मिस्टेक इन दिस पैसेज, वी आर टॉकिंग टू पर्टिकुलर मिस्टेक, दिस मिस्टेक इज इंडेफिनिट, वी डोंट नो कि विच मिस्टेक दैट वी हैव डन। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये ध्यान में रखना है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये तो मिस्टेक का मिस्टेक्स कर दो। अगर मिस्टेक का मिस्टेक्स नहीं करना चाहते तो बेटा यहाँ पर फ्यू को हटा दो, ओनली ए लिख दो। तो ये ध्यान में रखना है बेटा, फ्यू या एफ यू हम उन नाउन के साथ यूज करते हैं बेटा जो नाउन प्लूरल होते हैं। अगर आप सिंगुलर नाउन ही लिखना चाहते हैं बेटा वहाँ पर फ्यू एफ यू का प्रयोग मत करना बेटा, वहाँ पर ए या फिर एन आर्टिकल का प्रयोग करना है। सीधी सी बात ही है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई, क्लियर? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ जल्दी से सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ। इट विल बेनिफिट द फ्यू ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फिर मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। इट विल बेनिफिट द फ्यू ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? देखो भाई मेरी बात को ध्यान से समझो, छोटी ही बात है और इस छोटी ही बात को एक बार ध्यान से समझना। यहाँ समझा देता हूँ, छोटी ही बात है। मैंने क्वेश्चन लिखा बेटा, क्वेश्चन ये है
कमल Kamal has invited a few friends that they lived in city. कमल हैज इनवाइटेड ए फ्यू फ्रेंड्स दैट दे लिव्ड इन सिटी। अब इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन क्या बेटा, कमल यहां पर क्या बेटा, कमल यहां पर है सब्जेक्ट, और हैज इनवाइटेड यहां पर क्या बेटा, एक वर्ब है, एक एक्शन है, क्रिया है। कमल ने इनवाइट किया, किसको इनवाइट किया, फ्यू फ्रेंड्स को, ऑब्जेक्ट हो गया। विच फ्रेंड्स, कौन से फ्रेंड्स, हम कौन से फ्रेंड की बात कर रहे हैं भाई, हम उन्हीं फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं बेटा जो कहाँ पर है, सिटी में रहते हैं। जैसे मान लो कि बेटा कमल के बहुत सारे दोस्त हैं, और कमल के बहुत सारे दोस्त हैं बेटा, और मान लो कि हम जो कमल ने इनवाइट किए हैं, और वो इनवाइट किए हैं बेटा सिटी के, ये सिटी के दोस्त मान लेते हैं, ये एक सिटी है और ये कमल के बेटा सिटी के फ्रेंड है, इस शहर के फ्रेंड है। और मान लो बेटा कमल ने जो शहर के जो फ्रेंड है सारे के सारे इनवाइट किए हैं, ठीक है। तो कमल हैज इनवाइटेड, कि कमल इनवाइट कर चुका है, क्या इनवाइट कर चुका है, फ्रेंड्स को। विच फ्रेंड्स, कौन से फ्रेंड्स को, कौन से फ्रेंड्स को भाई, दैट दे लिव्ड इन सिटी, दैट दे लिव्ड इन द सिटी, द और लिख लेना भाई। कौन से फ्रेंड्स को भाई, कौन से फ्रेंड्स को इनवाइट कर चुका है, कौन से फ्रेंड्स को भाई, जो सिटी में रहते हैं। विच फ्रेंड्स, कौन से फ्रेंड्स, विच फ्रेंड्स, हम कौन से फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं भाई, वो हम उन्हीं फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं बेटा जो सिटी में रहते हैं। तो ये जो तुम्हारी सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज किसका काम करेगी, एडजेक्टिव का। और ये एडजेक्टिव क्लोज बेटा इस फ्रेंड्स नाउन को डिफाइन कर देगी। अगर डिफाइन कर देगी तो फ्रेंड्स नाउन क्या हो जाएंगे बेटा, ये फ्रेंड्स नाउन हो जाएंगे डेफिनेट, ये फ्रेंड्स नाउन क्या हो जाएंगे बेटा, डेफिनेट। अगर डेफिनेट हो जाएंगे तो डेफिनेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, डेफिनेट के लिए हम यूज़ करते हैं द आर्टिकल। क्या बेटा ए नहीं, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा द, सीधी सी बात है कि कमल हैज़ इन्वाइटेड द फ्यू फ्रेंड्स दैट दे लिव्ड इन द सिटी। लेकिन एक छोटा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इसी क्वेश्चन से पूछ लेता हूँ बेटा। मान लीजिए इसका ए वर्जन है, इसका बी वर्जन में यहाँ लिख देता हूँ। कमल हैज़ इन्वाइटेड a few of the friends sorry क्या हो रहा है यार, the few of the friends that they lived इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर था बेटा कमल हैज इनवाइटेड द फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स दैट दे लिव्ड इन द सिटी। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो भाई वही कहानी है बेटा, सेम कहानी है कि कमल हैज इनवाइटेड, कमल ने इनवाइट किया किसको, द फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स, ठीक है। विच फ्रेंड्स, कौन से फ्रेंड्स, दैट दे लिव्ड इन द सिटी, जो सिटी में रहते हैं उन्हीं फ्रेंड्स की बात करें। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर बेटा ओ प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, और क्या हमने कभी डिस्कस किया बेटा, जो ओ प्रीपोजिशन होता है बेटा टोटल और पार्ट के लिए यूज किया जाता है, और जो पार्ट होता है बेटा वो हमेशा ऑफ से पहले आता है, और जो टोटल होता है बेटा वो हमेशा ऑफ के बाद आता है, ठीक है। टोटल हमेशा ऑफ के बाद आता है, पहले ही पार्ट आता है।
लेकिन जो द फ्यू होता है बेटा ये तो हमेशा टोटल को रेफर करता है, चाहे द फ्यू लिखा हो बेटा चाहे द लिटिल लिखा हो, तो ये तो हमेशा टोटल को रेफर करता है, टोटल के लिए यूज़ करते हैं, ओल के लिए यूज़ करते हैं जो डेफिनेट होता है। लेकिन ऑफ से पहले तो पार्ट आता है, अगर ऑफ से पहले पार्ट आता है तो फिर हमें यहाँ पर बेटा द नहीं हमारा वापस ए लिखना पड़ेगा कि कमल हैज़ इन्वाइटेड ए फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स दैट दे लिव्ड इन द सिटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि कमल के बहुत सारे दोस्त हैं, सिटी के भी दोस्त मान लेते हैं बेटा, गांव के भी दोस्त हैं। उसने बेटा कुछ एक दोस्तों को बुलाया सिटी वाले को और कुछ एक को बुलाया बेटा गांव वालों को, सीधी सी बात है, ये मतलब हो गया इसका। और यहाँ पर बेटा अगर द फ्यू फ्रेंड्स लिखेंगे तो इसका मतलब उन्हें सभी के सभी दोस्त कहाँ के बुलाए हैं, सिटी के। इसका मतलब ये होगा बेटा उसने सारे के सारे दोस्त सिटी के बुलाए हैं, और इसका मतलब ये होगा बेटा उसने कुछ दोस्त सिटी के बुलाए हैं, कुछ दोस्त कहीं बाहर के बुलाए हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये बात आपको समझ में आई तो मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन का आंसर ना दे पाओ। आसान सा क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन। इट विल बेनिफिट द फ्यू ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी। अब देखो बेटा सेम प्रोसीजर है। अब यहाँ पर क्या है बेटा, ओ प्रीपोजिशन है, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। ऑफ एक ऐसी प्रीपोजिशन होती है जिसका हम यूज़ करते हैं टोटल और पार्ट के लिए। पार्ट हमेशा ही लिखा जाता है ऑफ से पहले और टोटल हमेशा लिखा जाता है बाद में। कौन से मेंबर्स की बात कर रहे हैं? जो उस कमेटी के थे, हम उन्हीं मेंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना बेटा, अगर पार्ट पहले आता है तो पार्ट पहले आता है तो फिर यहाँ पर दा तो आएगा ना बेटा, दा तो हमेशा ही टोटल के लिए यूज़ करते हैं और वो टोटल डेफिनेट होता है, तो वापस आपने लिखना पड़ेगा बेटा ए। तो इट विल बेनिफिट ए फ्यू ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी। क्लियर भाई? अब इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। ही हैज़ बॉट ए फ्यू फर्नीचर फॉर हिज न्यू ऑफिस। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस छोटे क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। ही हैज़ बॉट ए फ्यू फर्नीचर फॉर हिज न्यू ऑफिस। देखो भाई यहाँ पर जो हैज़ बॉट है बेटा एक वर्ब है, एक क्रिया है, एक एक्शन है, और इससे पहले जो ही लिखा बेटा ये क्या है, एक सब्जेक्ट है। ही हैज़ बॉट, ही ने खरीदा, क्या खरीदा? अ फ्यू फर्नीचर। और फर्नीचर आप सभी स्टूडेंट को पता है कि जो फर्नीचर होता है बेटा ये होता है अपना अनकाउंटेबल नाउन। फर्नीचर अपना अनकाउंटेबल नाउन होता है, फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है भाई। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले एफ यू नहीं बेटा, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमें लिखना पड़ता है बेटा ए लिटिल। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमें लिखना पड़ता है बेटा ए लिटिल। काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यू। छोटा क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन बेटा। दे डोंट हैव लिटिल एक्सपीरियंस, दे डोंट हैव लिटिल एक्सपीरियंस। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। अब यहाँ पर देखो बेटा, दे डोंट हैव लिटिल एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर बेटा डोंट में नोट है, और लिटिल जो होता है बेटा, लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट नोट होता है, और लिटिल का हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में बेटा नेगेटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए। और नोट लिखने से भी सेंटेंस नेगेटिव है, लिटिल लिखने से भी सेंटेंस नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव तो एक साथ तो नहीं आ सकते भाई, सीधी सी बात है। दो नेगेटिव तो एक साथ तो नहीं आ सकते। लिटिल भी हम यूज़ नेगेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं और नोट भी बेटा नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं, तो दोनों एक साथ तो नहीं आएंगे भाई, ठीक है। अगर तुम लिटिल का ए लिटिल ही बना दोगे तब भी सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ए लिटिल हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। अगर ए लिटिल लिख देंगे तो नोट तो फिर भी लिखा हुआ है तब भी सेंटेंस नेगेटिव रहेगा, और ए लिटिल हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के लिए तब भी सेंटेंस गलत रहेगा। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया बेटा, और वो ऑप्शन ये बच गया कि यहाँ पर नोट को हटाओ भाई, सीधी सी बात है। यहाँ पर नोट को हटाओ, यहाँ पर लिखो बेटा दे हैव लिटिल एक्सपीरियंस। यहाँ पर डू नोट को हटाओ बेटा, ओनली सिर्फ यहाँ पर लिखो बेटा दे हैव लिटिल एक्सपीरियंस। मैं एक बार फिर बता देता हूँ भाई, अगर हम यहाँ पर लिटिल की जगह ए लिटिल लिख देते तब भी गलत हो जाता। ए लिटिल हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, लेकिन ए लिटिल लिखने से तब भी तो सेंटेंस नेगेटिव है, क्योंकि नोट थोड़ी हटा है। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया बेटा कि नोट को ही हटाना पड़ेगा, तब सेंटेंस सही होगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा दे हैव लिटिल एक्सपीरियंस। और सबको पता है बेटा जो एक्सपीरियंस होता है बेटा ये अपना अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले लिटिल आता है, सीधी सी बात है, जो आपको ध्यान में रखना है। क्या कोई मुश्किल क्वेश्चन लगा भाई इसमें, या किसी प्रकार की मुश्किलात लगी इस क्वेश्चन में, आया ना? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन का आंसर बताना बेटा। एक बार 11 क्वेश्चन को पढ़ो, और 11 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। डोंट ट्रस्ट एवरीबडी, दे फ्यू पीपल आर ट्रस्टवर्दी नाउअडेज। एक बार सेंटेंस को पढ़ो, डोंट ट्रस्ट एवरीबडी, भाई किसी का विश्वास मत करो, द फ्यू पीपल आर ट्रस्टवर्दी नाउअडेज। एक बात बताओ बेटा, कोई पर्सन किसी को सजेस्ट कर रहा है, कोई पर्सन किसी को सलाह दे रहा है, और सलाह क्या दे रहा है बेटा? डोंट ट्रस्ट एवरीबडी। भाई आप हर किसी का क्या ना करो भाई, विश्वास ना करो, ट्रस्ट ना करो। ट्रस्ट ना करो, ना करने की वजह क्या है? लोग ट्रस्टवर्दी है या नहीं है?
अगर कोई व्यक्ति आपको सजेस्ट कर रहा है भाई आजकल तुम किसी का विश्वास ना करो, तो वो ये बात क्यों बोल रहा होगा कि आजकल लोग ट्रस्टवर्दी हैं, मतलब विश्वसनीय हैं या नहीं है? विश्वसनीय नहीं है तभी तो बोल रहा है, तभी तो आपको ये एडवाइस कर रहा है। हाँ, समझ में आया कि नहीं? तो इसके बाद जो हमें सेंटेंस में जो मीनिंग चाहिए बेटा, वो नेगेटिव चाहिए पॉजिटिव चाहिए? तो आप बोलोगे सर हमें यहाँ पर सेंटेंस में मीनिंग चाहिए नेगेटिव। कैसा मीनिंग चाहिए बेटा? हमें यहाँ पर सेंटेंस में मीनिंग चाहिए नेगेटिव। अगर नेगेटिव मीनिंग चाहिए सेंटेंस में, तो नेगेटिव मीनिंग के लिए बेटा हम एफ यू नहीं क्या यूज़ करेंगे बेटा? ओनली फ्यू यूज़ करेंगे। यहाँ जो दा लिखा हो बेटा, इस दा को आपको रिमूव करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। फ्यू पीपल आर ट्रस्टवर्दी नाउअडेज। अगर आपको सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग की नीड है, तो उस केस में बेटा हम फ्यू या फिर लिटिल का प्रयोग करते हैं। छोटी सी बात ये है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो हमें यहाँ पर नेगेटिव मीनिंग की ज़रूरत है। किस मीनिंग की बेटा? हमें नेगेटिव मीनिंग की ज़रूरत है। क्या यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई डाउट है? अरे बोलो, क्या किसी प्रकार का कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन को पढ़ो। 12 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। एक बार 12 क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। 12 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर बताओ बेटा। हैड ही रिसीव्ड लिटिल हेल्प ही वुड हैव सक्सीडेड। सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर बताना, सोच समझ के। हैड ही रिसीव्ड लिटिल हेल्प ही वुड हैव सक्सीडेड। अब कोई व्यक्ति ये बोल रहा है, देखो हैड ही रिसीव्ड लिटिल हेल्प, ये हो चुकी घटना है, ये क्लोज कंडीशनल है। क्लोज कंडीशनल वो कंडीशनल्स होते हैं बेटा जो हो चुकी घटना को रेफर करते हैं। जैसे मान लो पढ़ाएंगे बेटा कंडीशनल के अंदर, कि मैं बता देता हूँ एक बार क्लोज कंडीशनल होते क्या, प्रैक्टिकली बता देता हूँ। जैसे मान लो कि हम कहीं पर क्रिकेट खेल रहे हैं, एक बॉल पर 6 चाहिए, और मान लो किसी ने शॉट लगा दिया, वो 6 तो नहीं गया लेकिन कैच चला गया और मैच हार गए। अब जाते जाते ये सोच रहे हैं कि काश वो 6 चला जाता, काश हम जीत जाते, मतलब हो चुकी घटना है उसको हम अदरवाइज सपोज कर रहे हैं। तो वही है कहानी। ही रिसीव्ड लिटिल हेल्प ही वुड हैव सक्सीडेड, मतलब उसको मदद मिल जाती तो सफल हो जाता। ना तो उसको मदद मिली है ना वो सफल हुआ है, सीधी सी बात ये है। इस कहने का मतलब ये है, मैंने इसका मतलब भी समझा दिया। अगर कोई व्यक्ति बोला कि हैड ही रिसीव्ड लिटिल हेल्प ही वुड हैव सक्सीडेड, अगर उसको मदद मिल जाती तो वो सफल हो जाता। अगर मदद मिल जाती तो हमें यहाँ पर सेंटेंस में कैसा मीनिंग चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो आप बोलोगे सर हमें यहाँ पर सेंटेंस में मीनिंग चाहिए पॉजिटिव। अगर इस सेंटेंस में हमें पॉजिटिव मीनिंग की नीड है, तो पॉजिटिव मीनिंग के लिए बेटा हमें यहाँ पर बेटा लिटिल नहीं, हमें यहाँ पर ए लिटिल का यूज़ करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अगर उसको मदद मिल जाती तो वो सफल हो जाता। मदद तभी मिलती नहीं जब उसको पॉजिटिव मीनिंग चाहिए। लिटिल लिटिल लिखोगे तो लिटिल का मतलब तो ऑलमोस्ट नोट होता है, और ऑलमोस्ट नोट के बाद वो सफल हो जाता। नहीं भाई ऐसा नहीं है, मदद मिलती तभी सफल होता, सीधी सी बात है। पॉजिटिव मीनिंग चाहिए। पॉजिटिव मीनिंग के लिए बेटा ए लिटिल या एफ यू का यूज़ करते हैं। और जो हेल्प होता है बेटा ये आपको सबको पता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। हेल्प का नाउन होता है बेटा अपना अनकाउंटेबल नाउन होता है, ध्यान में रखना है। क्योंकि वर्ब से नाउन बना, वर्ब से नाउन बना बेटा नेम ऑफ एक्शन होता है। पीपल होता है बेटा आपका काउंटेबल नाउन, सीधी सी बात है और आसान सी बात है। ठीक है बेटा। 13 क्वेश्चन का आंसर बेटा। दे हैव गिवन हिम ए फ्यू मनी टू पे हिज डेप्ट। दे हैव गिव हिम ए फ्यू मनी टू पे हिज डेप्ट। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये छोटे से क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। ये छोटे से क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। दे हैव गिवन हिम ए फ्यू मनी टू पे हिज डेप्ट, ये आसान सा क्वेश्चन है बेटा। हैव गिव वर्ब हो गया बेटा, डाई ट्रांसटिव वर्ब होती है। वर्ब तो होते लेकिन डाई ट्रांसटिव होते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। ये बेटा वर्ब होगी, और इस वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट है बेटा दे है। दे हैव गिवन, वो दे चुके हैं क्या भाई? किसको दे चुके हैं? हिम को। और क्या दे चुके हैं भाई? फ्यू मनी। मनी की बात करें बेटा तो मनी कैसा नाउन होता है बेटा? मनी होता है अनकाउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इससे पहले बेटा एफ यू नहीं, तो हमें यहाँ पर जो डिटर्मिनर लिखना है बेटा वो क्या लिखना है? एफ यू नहीं बेटा, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए लिटल। और ए लिटल का मतलब हो गया बेटा सम। वो कुछ पैसे दे चुके हैं पे करने के लिए डेप्ट में। बात समझ में आई कि नहीं आई? उस ऋण को भुगतान करने के लिए पैसे दे चुके हैं, बस सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 14। इन 14 क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। ओनली फ्यू कंट्रीज हैव सो डेवलप्ड ए नेटवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से सभी स्टूडेंट। ओनली फ्यू कंट्रीज हैव सो डेवलप्ड ए नेटवर्क।
चलिए मैं समझाता हूँ इस बात को, पहले कंसेप्ट समझते हैं। चलिए देखो पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं बेटा। कंसेप्ट क्या है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा बेटा, ओनली ही कैन हेल्प यू। एक क्वेश्चन और लिखा बेटा आपके लिए, ही कैन हेल्प ओनली यू। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। दो वर्ड होते हैं बेटा, एक ओनली होता है, एक जस्ट होता है। इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं स्ट्रेस करने के लिए, बाकी को निगेट करने के लिए। कैसे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब जैसे यहां पर लिखा बेटा ओनली ही, क्या लिखा बेटा, ओनली ही। ओनली ही का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एंड नोबडी एल्स। मतलब ओनली ही कैन हेल्प यू, मतलब सिर्फ ही तुम्हारी मदद कर सकता है। और इसमें अंडरस्टूड मीनिंग होगा बेटा नोबडी एल्स, और कोई नहीं। मतलब ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस ये है, मतलब ऑलरेडी नेगेशंस को रेफर करता है बेटा। मतलब ये बाकी को स्ट्रेस या बाकी को एक्सक्लूजन के लिए यूज करता है। जैसे ओनली ही कैन हेल्प यू, ही तुम्हारी मदद कर सकता है, बाकी वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। उसमें एक अंडरस्टूड मीनिंग होता है बेटा एंड नोबडी एल्स। एंड नोबडी एल्स का मतलब और कोई नहीं, ठीक है। ही कैन ओनली यू, ही कैन हेल्प ओनली यू, इसका मतलब ये हो गया तुम्हारी ही हेल्प कर सकता है, बाकी और हेल्प नहीं कर सकते। इसमें ऑलरेडी अंडरस्टूड मीनिंग क्या होगा बेटा, ऑलरेडी अंडरस्टूड मीनिंग हो गया एंड नोबडी एल्स। एंड नोबडी एल्स, सीधी सी बात है, और कोई नहीं भाई, सीधी सी बात है, सिर्फ ही मदद कर सकता है। और यहाँ पर बेटा ओनली ही कैन हेल्प यू, ओनली ही का मतलब सिर्फ ही और कोई ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है बेटा, एक होता है ओनली और एक होता है जस्ट। दो वर्ड होते हैं, एक ओनली होता है भाई और एक होता है जस्ट। तो ओनली और जस्ट होते हैं बेटा, ये दिखने में आपको पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन ये होते हैं वर्ड नेगेटिव है। बाकी को निगेट कर देते हैं ना बेटा। तो दिखने में जो बेटा ये वर्ड होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये होते नेगेटिव है। मैं लिख भी देता हूँ, ये वर्ड दिखने में बेटा क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन होते नेगेटिव है। मैं लिख देता हूँ, ये होते बेटा नेगेटिव है, होते बेटा नेगेटिव है। छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा ओनली फ्यू कंट्रीज हैव, एक बार आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्या आना चाहिए बेटा, होते क्या बेटा ये, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव किसके लिए यूज करते हैं बेटा, बाकी को नेगेट करने के लिए यूज करते हैं, खुद को नेगेट करने के लिए यूज करते हैं। किसके लिए नेगेट करने के लिए यूज करते हैं बेटा, दूसरों को नेगेट करने के लिए यूज करते हैं। इनका हम दूसरों को नेगेट करने के लिए यूज करते हैं। अगर दूसरों को नेगेट करने के लिए यूज करते हैं तो कहने का मतलब ये होते नेगेटिव है, लेकिन इनका हम यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। हम उल्टा लिख गया बेटा, लेकिन होते नेगेटिव लेकिन यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। इस बात को ऐसे लिख लेना, होते नेगेटिव लेकिन इनका हम यूज करते हैं बेटा पॉजिटिव सेंटेंस में। यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में लेकिन होते नेगेटिव है। बाकी को नेगेट करते हैं, सॉरी, बाकी को नेगेट करते हैं, होते पॉजिटिव हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में ओनली लिखा हो, क्या लिखा हो बेटा, ओनली, तो याद रखना उस सेंटेंस में हमें कौन सा मीनिंग कन्वे करना है, उस सेंटेंस में हमें मीनिंग कन्वे करना है बेटा पॉजिटिव। बाकी को नेगेट करना है, बाकी को नेगेट करना है, ठीक है ना, बाकी को नेगेट करना है, याद रखना। अगर पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना है तो उस केस में हम यूज करें बेटा एफ यू, एफ यू कंट्रीज, क्योंकि कंट्रीज बेटा हमारा काउंटेबल है। और अगला तो आसान क्वेश्चन है ही, और ये बात आपको कभी ना कभी कंजंक्शन के अंदर पढ़ाऊँ भी बेटा। 15 क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। ये बाकी को नेगेट करने के लिए यूज करते हैं, एक बार फिर बता देता हूँ भाई। ओनली और जस्ट हम यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, लेकिन बाकी को नेगेट करता है। एक बार फिर मैंने बोल दी इस बात को। वेरी लिटिल वाज सेड अबाउट द मीटिंग। अब देखो भाई छोटी सी बात है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कोई मुश्किल वाली बात नहीं बेटा, एक छोटी ही बात है, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ करूँ या अगले को, अगले पेज पे कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, एक क्या मैं दो लिख देता हूँ। कमल इज टू हैप्पी
टू मीट यू। कमल इज वेरी सैड टू मीट यू। एक छोटी सी बात है बेटा जो आपको ध्यान में रखनी है, ध्यान में ये रखना बेटा कि टू के साथ हम यूज़ करते हैं बेटा इन्फिनेटिव, टू प्लस में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। टू के साथ क्या यूज़ करते हैं बेटा, टू के साथ हम यूज़ करते हैं इन्फिनेटिव, इस बात को ध्यान में रखना बेटा। टू के साथ हम इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं और वेरी के साथ भी हम बेटा इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, वेरी के साथ भी बेटा हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। और दोनों में ये डिफरेंस होता है बेटा, ध्यान में रखना है, दोनों में डिफरेंस होता है बेटा। टू के साथ हम इन्फिनेटिव तब यूज़ करते हैं बेटा जब आपको सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग की ज़रूरत हो, नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना हो। लेकिन अगर आपको सेंटेंस में नेगेटिव नहीं, अगर आपको पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना है तो उस केस में आपने यूज़ करना है बेटा वेरी के साथ इन्फिनेटिव। छोटी सी बात है बेटा, ये कंजंक्शन के अंदर भी पढ़ाई जाएगी। अब यहाँ पर इसका यूज़ है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि कमल इज़ टू हैप्पी टू मीट यू, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मीनिंग ये बेटा कि कमल इज़ सो हैप्पी, कमल इज़ सो हैप्पी दैट ही कांट मीट यू, कि कमल इतना खुश है कि वो तुमसे नहीं मिल सकता। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेटा, मीनिंग लॉजिकली इलॉजिकल, आप बोलोगे सर इलॉजिकल मीनिंग है। अगर कोई इंसान खुश होगा तो क्यों नहीं मिलेगा। दुखी इंसान तो पता लगे भाई, दुखी इंसान तो नहीं मिलना चाहता लेकिन अगर कोई पर्सन खुश है और वो ये बोल रहा है कि वो तुमसे मिल नहीं सकता, तो ये मीनिंग हो गया बेटा नॉनसेंस, इलॉजिकल मीनिंग हो गया। अगर इलॉजिकल मीनिंग हो गया तो बेटा सेंटेंस भी गलत हो गया। तो हमें सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग चाहिए। अगर आपको सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग चाहिए तो बेटा वहाँ पर टू नहीं, आपने वेरी का यूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन में जो गड़बड़ी है बेटा टू की है, तो आपने यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा बेटा वेरी, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर देखो बेटा, अब इसका मीनिंग कन्वे करके देखते बेटा, कमल इज सो हैप्पी, सॉरी कमल इज सो सैड दैट ही कांट मीट यू, दैट ही कांट मीट यू, कि कमल इतना उदास है कि वो तुमसे नहीं मिल सकता। लॉजिकल है भाई, अगर लॉजिकल है तो नेगेटिव मीनिंग की नीड है, तो अगर नेगेटिव मीनिंग की नीड है तो बेटा नेगेटिव मीनिंग के लिए हम बेटा वेरी नहीं, नेगेटिव मीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं बेटा टू। तो नेगेटिव मीनिंग के लिए बेटा हम टू यूज़ करते हैं। छोटी सी बात ये है जो आपको ध्यान में रखने की, अगर आपको सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग की ज़रूरत है तो टू का यूज़ करना, पॉजिटिव मीनिंग की नीड है तो उस केस में बेटा वेरी यूज़ करना। कुल मिला के बात ये है। अब यहाँ पर देखो बेटा, वेरी ए लिटल वाज सैड अबाउट द मीनिंग। अब एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ एक बार भाई। तो वेरी का हम यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस के लिए करते हैं, सीधी सी बात ये है, और बाकी को नेगेट कर देता है। तो इस बात को ध्यान में रखना बेटा कि वेरी लिटिल वाज वेरी सैड अबाउट इट एट द मीटिंग। सीधी सी बात ये बेटा कि अगर सेंटेंस में वेरी लिखा हो तो वेरी के साथ आपने हमेशा ए लिटिल का यूज़ करना है, लिटिल का यूज़ मत करना। वेरी लिटिल वाज सैड अबाउट इट एट द मीटिंग, ओनली के साथ हमेशा बेटा पॉजिटिव सेंटेंस, वेरी के साथ हमेशा नेगेटिव सेंटेंस। छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी। छोटी सी बात है बेटा जो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ तक बताओ भाई किसी प्रकार का डाउट हो। अब आते बेटा क्वेश्चन की तरफ, फटाफट क्वेश्चन का आंसर बताना बेटा फटाफट। अब आगे बेटा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, वही है बेटा फ्यू एफ यू सॉरी लिटिल एफ यू, इन सब पे क्वेश्चन है। आई रियली नीड टू सी हिम, आई हैव गॉट डैश क्वेश्चन टू आस्क हिम। देखो बेटा लिखा गया स्टेटमेंट क्या है, आप लोग सर लिखा गया स्टेटमेंट है पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव मीनिंग की नीड है और पॉजिटिव हैवी सेंटेंस ही कि आई रियली नीड टू सी हिम, आई हैव गॉट डैश क्वेश्चन टू आस्क हिम, ठीक है नहीं। तो पॉजिटिव की जरूरत है तो हमें यहाँ पर क्या लिखना चाहिए बेटा, क्वेश्चन कैसा नाउन है बेटा, काउंटेबल नाउन है और प्लूरल भी है, काउंटेबल भी प्लूरल भी है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा एफ यू, आई हैव गॉट एफ यू क्वेश्चन टू आस्क हिम। पॉजिटिव मीनिंग चाहिए बेटा हमें यहाँ पर, कैसा मीनिंग चाहिए पॉजिटिव, अच्छे से लिख देता हूँ एफ यू। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ, कुड वी हैव डैश
कैंपेगन प्लीज, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। कुड वी हैव डैश कैंपेगन प्लीज, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। कैंपेगन जो होता है बेटा, इसका ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका मतलब होता है जिसकी गणना नहीं कर ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैंपेगन सबको पता ही होगा। कुड वी हैव डैश कैंपेगन प्लीज, कहना चाहिए बेटा। सेंटेंस नेगेटिव तो है नहीं बेटा, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव है और पॉजिटिव है, ठीक है ना बेटा। और ये जो कैंपेगन जो वर्ड होता है बेटा, ये होता है अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल होता है तो बेटा इस केस में आएगा ए लिटल। देखो भाई सीधी सी बात है, सम मीनिंग चाहिए नो मीनिंग चाहिए, आप इसके थ्रू भी देख सकते हो कि कुड वी हैव सम कैंपेगन प्लीज, ठीक है नहीं। तो हमें यहाँ पर क्या मीनिंग चाहिए बेटा, सम मीनिंग चाहिए। क्या मीनिंग चाहिए भाई, सम मीनिंग चाहिए, सम। शैम्पेन तो सबको पता होगा, शैम्पेन क्या होता है। शैम्पेन तो मीनिंग सबको पता होगा नहीं, जो ड्रिंक होती है उसको बोलते हैं बेटा। इंग्लिश में जो शैम्पेन होता है लेते हैं ना शैम्पेन अल्कोहल, उसको बोलते हैं। कोई किसी को ऑफर कर रहा है सैंपल लेने के लिए भाई, थोड़ी सी मतलब अल्कोहल लेने के लिए कोई किसी को ऑफर कर रहा है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ बेटा। वर यू सरप्राइज, वर यू सरप्राइज, क्या तुम सरप्राइज थे, यस डैश टाइम्स, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, इस क्वेश्चन का जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर। क्या ना चाहिए बेटा, वर यू सरप्राइज। सबसे पहले तो आपको ये दिखाई दे रहा है बेटा कि लिखा गया सेंटेंस एक पॉजिटिव है, लिखा गया सेंटेंस एक पॉजिटिव है। दूसरा पॉइंट हमें सब मीनिंग चाहिए। वर यू सरप्राइज, क्या तुम सरप्राइज थे, यस डैश टाइम। नेगेटिव तो है नहीं भाई सेंटेंस ही, अगर नेगेटिव नहीं है तो ना तो फ्यू आएगा ना लिटल आएगा, तो ऑप्शन ही बार हो गया। सेंटेंस पॉजिटिव है तो इस केस में बेटा टाइम्स जो है बेटा क्या लिखोगे, ए फ्यू टाइम्स या लिटिल टाइम्स। ये काउंटेबल नाउन है बेटा। देखो भाई टाइम काउंटेबल भी होता है अनकाउंटेबल भी होता है, दोनों के लिए यूज़ करते हैं। काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा ए फ्यू। तो वर यू सरप्राइज डैश, किसने बोला कि यस, ए फ्यू टाइम्स का मतलब हो गया बेटा सम टाइम्स। फोर क्वेश्चन भाई, दे हैव ऑलरेडी बीन टू स्पेन डैश टाइम्स, दे हैव ऑलरेडी बीन टू स्पेन डैश टाइम्स। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर और बताओ। दे हैव ऑलरेडी बीन, वो जा चुके हैं कहाँ पर, स्पेन टाइम्स। टाइम्स अभी डिस्कस किया बेटा, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होता है बेटा। अगर टाइम्स लिखा है तो ये काउंटेबल नाउन है, अगर काउंटेबल नाउन है बेटा तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा, ए फ्यू टाइम्स। ए फ्यू टाइम्स का मतलब बेटा सम टाइम्स। अगर आपको कभी भी सेंटेंस में सम मीनिंग चाहिए तो बेटा उस केस में हम ए फ्यू यूज़ करेंगे, सीधी सी बात है। ए लिटिल यूज़ करेंगे डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अब ये बताओ बेटा, द बेस्ट यूटिलाइज नॉलेज दैट ही हैड, ही बेस्ट यूटिलाइज डैश नॉलेज दैट ही हैड। हम यहाँ पर डेफिनेट नॉलेज की बात कर रहे हैं, डेफिनेट नॉलेज की बात कर रहे हैं। ही बेस्ट यूटिलाइज डैश नॉलेज दैट ही हैड। यहाँ पर नॉलेज डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है, बस ये बता दो। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना बेटा कि जो नॉलेज होता है ये होता है अनकाउंटेबल नाउन। कैसा नाउन होता है बेटा, नॉलेज होता है अनकाउंटेबल। अगर नॉलेज अनकाउंटेबल होता है तो सीधी सी बात है बेटा इसमें फ्यू वाला ऑप्शन तो आएगा नहीं, ना तो फ्यू आएगा ना ए फ्यू आएगा ना द फ्यू आएगा। बस ये देखना बेटा कि अगर ये नॉलेज डेफिनेट है, अगर हम डेफिनेट नॉलेज की बात कर रहे हैं तो द फ्यू आएगा। नेगेटिव मीनिंग की बात कर रहे हैं, सॉरी डेफिनेट नॉलेज की बात कर रहे हैं तो द लिटिल आएगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो लिटिल आएगा, अगर पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो ए लिटिल आएगा। अब देखो बेटा सेंटेंस नेगेटिव तो है नहीं, तो यहाँ तो या तो बेटा ए लिटिल आएगा द लिटिल आएगा। अगर ये डेफिनेट नॉलेज है तो उस केस में बेटा हम द लिटिल यूज़ करेंगे। अब देखना, द बेस्ट यूटिलाइज, व्हाट यूटिलाइज नॉलेज, विच नॉलेज, कौन सी नॉलेज की बात करें बेटा, हम उसी नॉलेज की बात कर रहे हैं जो उस पर्सन के पास है, जो उस पर्सन के पास है हम उसी नॉलेज की बात कर रहे हैं। विच नॉलेज, कौन सी नॉलेज, हम कौन सी नॉलेज की बात कर रहे हैं, हम उसी नॉलेज की बात कर रहे हैं बेटा जो उस व्यक्ति के पास है, जो उस पर्सन के पास है।
तो यहाँ पर जो बेटा दैट के साथ जो क्लोज लिख रखी है बेटा, ये एडजेक्टिव क्लोज हो गई। और ये एडजेक्टिव क्लोज किसको डिफाइन करेगी बेटा, ये एडजेक्टिव क्लोज डिफाइन करेगी इस नॉलेज नाउन को। अगर इस नॉलेज नाउन को डिफाइन करेगी तो ये नॉलेज नाउन की आइडेंटिटी क्या होगी, डेफिनेट। और डेफिनेट के लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, द। तो इसलिए हम इससे पहले क्या लिखेंगे बेटा, द लिटिल। अगर यहाँ पर बेटा एक बार फिर बोल देता हूँ, अगर यहाँ पर दैट ही हैड ना लिखा होता तो यहाँ पर आता है ए लिटिल नॉलेज। अगर दैट ही हैड लिख दे तो हम उसी नॉलेज की बात कर रहे हैं जो उसके पास है। जो उसके पास है नॉलेज, वो नॉलेज क्या होगी बेटा, डेफिनेट होगी। और ये बात तुम्हें एडजेक्टिव में भी मल्टीपल टाइम पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं बेटा, डिस्क्राइब करते हैं। एडजेक्टिव सेंटेंस में कभी अकेले स्टैंड कर नहीं सकते भाई। अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव लिखा है, अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव लिखा है तो किसी ने किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा भाई, वो किसी ने किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा है। तो ये बेटा एक क्लोज है, इस नॉलेज नाउन को डिस्क्राइब कर रहा था। नॉलेज क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। और डेफिनेट के लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, द। तो इसलिए बेटा नॉलेज अनकाउंटेबल है, तो इसलिए हम इससे पहले यूज करेंगे द लिटिल। क्या यूज करेंगे, द लिटिल यूज करेंगे। छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। डेस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स, डेस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद ही कुड सोल्व डैश क्वेश्चन। वो क्वेश्चन को सोल्व कर पाए नहीं कर पाए, बस ये बताना है। डेस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स ही कुड सोल्व डैश क्वेश्चन, बस ये बताना कि हमें यहाँ पर सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग चाहिए, पॉजिटिव। देखो भाई, सबसे पहले बात तो ये बेटा, यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिखा बेटा ये नाउन है। और ये कैसा नाउन है, आप बोलो सर ये नाउन है प्लूरल। पहली बात तो ये ध्यान में रखना बेटा, ये नाउन प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो काउंटेबल है, काउंटेबल है तो यहाँ पर फ्यू वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये तो फ्यू आएगा या अ फ्यू आएगा या द फ्यू आएगा। द फ्यू तब आएगा जब ये क्वेश्चन डेफिनेट हो। और इसके बाद कोई भी फ्रेज या कोई भी क्लोज नहीं लिखी है, जैसे यहाँ पर लिखी थी, जैसे क्लोज लिखी थी, इस क्लोज ये नॉलेज नाउन को डिफाइन कर रहा था, तो नॉलेज नाउन डेफिनेट हो गया, तो इससे पहले द लिटिल आ गया। तो इस क्वेश्चन के लिए बेटा कोई भी डिफाइनिंग क्लोज नहीं लिखी है। अगर क्लोज नहीं लिखी है तो बेटा सबसे पहले तुम्हारा द फ्यू तो आएगा ही नहीं। अब बच गए तुम्हारे दो ऑप्शन, एक बच गया फ्यू और एक बच गया एफ यू। फ्यू हम तब यूज करते हैं बेटा जब आपको सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग चाहिए, और एफ यू हम तब यूज करें बेटा जब आपको सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग चाहिए। दूसरे शब्दों में ये बात भी बोल सकते हैं बेटा, अभी हमें डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, अभी हमें इस बात को डिस्कस किया था कि अगर आपको सेंटेंस में कभी भी, अगर आपको सेंटेंस में कभी भी क्या मीनिंग चाहिए बेटा, अगर आपको सेंटेंस में कभी भी नो मीनिंग चाहिए तो उस केस में फ्यू या लिटिल यूज करना है। अगर आपको सेंटेंस में कभी भी सम मीनिंग चाहिए तो वहाँ पर एफ यू या ए लिटिल का यूज करना है। ये बात भूलनी नहीं है, ये बात आपने भूलनी नहीं है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। डेस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स ही कुड सोल्व द क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस को सोल्व कर पाया होगा नहीं कर पाया होगा, एफ यू आना चाहिए। मतलब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है डेस्पाइट। डेस्पाइट हम सेंटेंस में कब यूज करते हैं, तो पहली बात तो ये सबको पता होगा कि डेस्पाइट जो वर्ड होता है प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। डेस्पाइट सेंटेंस में किसके लिए यूज किया जाता है, कॉन्ट्रास्टिंग के लिए। डेस्पाइट जो होता है, नहीं देखो दो वर्ड होते हैं, दो वर्ड होते हैं। जैसे अगर मैं एक बात करूं बेटा प्रीपोजिशन की, और एक मैं बात करूं कंजंक्शन की, एक मैं प्रीपोजिशन की बात करूं और एक मैं बात करूं स्टूडेंट आपके साथ कंजंक्शन की। आपने कभी ना कभी कंजंक्शन में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे आगे कभी ना कभी जब आपको कंजंक्शन या प्रीपोजिशन पढ़ाया जाएगा। ये छोटी सी बात है जो ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हो। कैसे, क्या भाई, अगर सेंटेंस में बेटा कंजंक्शन की नीड है तो उस केस में यूज करते हैं बिकॉज। क्या यूज करते हैं, बिकॉज। प्रीपोजिशन की नीड है तो बिकॉज की जगह हम क्या यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ। बिकॉज कंजंक्शन होता है, बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन होता है। दोनों का सेंटेंस में पर्पज एक ही होता है, दोनों को हम सेंटेंस में एक ही तरीके से यूज करते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको सेंटेंस में कंजंक्शन की नीड है तो हम यूज करते हैं बेटा दो। लेकिन मान लो कि बेटा कंजंक्शन नहीं, अगर आपको सेंटेंस में प्रीपोजिशन चाहिए तो वहां पर दो नहीं, हम वहां पर यूज करते हैं डेस्पाइट या फिर हम यूज करते हैं इंस्पाइट। अगर बात समझ में आ गई तो मेरा समझाने का पर्पज यहाँ पर यहाँ तक था। तो जो डेस्पाइट होता है और दो होता है, दोनों का हम सेंटेंस में एक ही तरीके से यूज करते हैं, लेकिन दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग होता है। डेस्पाइट होता है प्रीपोजिशन और दो होता है कंजंक्शन, और दोनों का हम सेंटेंस में कॉन्ट्रास्टिंग के लिए यूज करते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब विपरीत टाइप की स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए। अब ये स्टेटमेंट अगर आप बताओ भाई, अगर इस व्यक्ति ने एफर्ट किया होगा, लिखना डेस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट, उसने अपना बेस्ट एफर्ट किया होगा, और इसके कॉन्ट्रास्टिंग में आपने बताना है कि उसने क्वेश्चन को सोल्व किया होगा नहीं किया होगा, क्वेश्चन को सोल्व किया होगा या नहीं किया होगा। पॉजिटिव मीनिंग चाहिए नेगेटिव, बस ये बताना कि क्वेश्चन उसने सोल्व किया होगा नहीं किया होगा। आप बोलोगे सर क्वेश्चन सोल्व किया होगा,
डेस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स ही कुड सोल्व डैश क्वेश्चन, उसने सोल्व कर पाया होगा नहीं कर पाया होगा, किया होगा। इसका अपोजिट, डेस्पाइट हिज एफर्ट, डेस्पाइट क्यों यूज किया, और कुछ भी यूज कर सकता था वो। मैंने भी क्या बताया, जो डेस्पाइट होता है वो दो के इक्विवेलेंट होता है। डेस्पाइट किसके इक्विवेलेंट होता है, दो के। अब दो के इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, दो के इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि हमें इससे उल्टा लिखना है। इसका मतलब क्या कि इस व्यक्ति ने एफर्ट तो किया लेकिन वो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाया, तो हमें यहाँ पर बेटा पॉजिटिव नहीं, हमें इस सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग चाहिए है। और नेगेटिव मीनिंग के लिए बेटा या तो हम फ्यू यूज करते हैं, लिटिल यूज करते हैं, तो यहाँ पर फ्यू आएगा, एफ यू नहीं। ये छोटी छोटी गलती आपसे होगी। जैसे एक क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था भाई, हमने यहाँ पर किया था, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में एज इट इज क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये रहा, दो इंग्लिश इज इजी, दो इंग्लिश इज इजी डैश स्टूडेंट फाइंड इट हार्ड। अब आप बोलो कि इंग्लिश इजी है, इंग्लिश इजी है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, स्टूडेंट को हार्ड लगता होगा नहीं लगता होगा, स्टूडेंट को हार्ड लगता होगा, तो पॉजिटिव मीनिंग चाहिए। इसका उल्टा बताना है, दो और डेस्पाइट बेटा दोनों एक ही मतलब के होते हैं, बस दोनों में सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफरेंस होता है। डेस्पाइट होता है प्रीपोजिशन और दो होता है कंजंक्शन, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों एक ही पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। तो दोनों एक ही पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना, ठीक भाई। Sandra is fluent in Italian, French and Spanish. It is a quite rare as people एक बार क्वेश्चन का आंसर बताओ। पीपल कैन लिख रखा है, कांट लिख रखा है, देख लेते हैं भाई। पीपल कैन डैश स्पीक सेवरल फॉरेन लैंग्वेजेस, क्या ना चाहिए भाई, पीपल कैन स्पीक सेवरल फॉरेन लैंग्वेजेस। देखो भाई, नाम है भाई किसी का, सैंड्रा इज फ्लुएंट इन इटालियन, मतलब वो बहुत तेज बोलता है, जो भी नाम है इसका। और फ्रेंच एंड स्पेनिश, मतलब ये सारी भाषा बोल सकता है, इटालियन भी, फ्रेंच भी और स्पेनिश भी। इट इज़ ए क्वाइट रेयर, इट इज़ ए क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली। इट इज़ ए क्वाइट रेयर डैश पीपल कैन स्पीक सेवरल फॉरेन लैंग्वेजेस, मतलब बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है कि जो लोग होते हैं इतनी भाषा को बोल पाते हैं। तो नेगेटिव मीनिंग चाहिए पॉजिटिव, कम बोल पाते, मतलब कम लोग बोल पाते होंगे, सभी लोग बोल पाते होंगे, कम बोल लोग, हमें अपना नेगेटिव मीनिंग चाहिए पॉजिटिव, नेगेटिव। मतलब यही एक व्यक्ति है जो सेंद्रा नाम है इसका, ये तीन भाषा बोल सकता है, कौन कौन सी, इटालियन, फ्रेंच और स्पेनिश। और उसके बाद लिख रखा है इट इज़ क्वाइट रेयर, ये बड़ा ही रेयर है, बहुत कम चांस है कि जो लोग हैं वो सेवरल फॉरेन लैंग्वेज को बोल पाए, बहुत सारी भाषाओं को बोल पाए। तो नेगेटिव मीनिंग चाहिए। और पीपल सबको पता है कि हमारा काउंटेबल नाउन होता है, और काउंटेबल नाउन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, और नेगेटिव मीनिंग में क्या आता है, या तो फ्यू आएगा फिर लिटिल आएगा, और काउंटेबल है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, फ्यू पीपल। फ्यू का मतलब ऑलमोस्ट नो पीपल। 8 क्वेश्चन का आंसर बताना भाई। दे हैव लॉस्ट डैश मनी दैट वाज गिवन टू देम। अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, अगर तुम्हें समझ में आया तो यही क्वेश्चन डिस्कस किया था, मैं अभी जस्ट डिस्कस किया था क्वेश्चन, और मैंने यहाँ पर भी समझाया था आपको शायद, बाकी मैं एक बार यहाँ समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। दे हैव लॉस्ट डैश मनी ऑफ दैट वाज गिवन टू देम। देखो भाई, ऑफ जो प्रीपोजिशन होते हैं स्टूडेंट, ऑफ जो प्रीपोजिशन होते हैं जिसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं टोटल और पार्ट के लिए, ऑफ के बाद हमेशा क्या लिखना पड़ता है, ऑफ के बाद लिखना पड़ता है टोटल। क्या लिखना पड़ता है, टोटल। और ऑफ से पहले क्या आता है, ऑफ से पहले आता है पार्ट। क्या आता है, पार्ट आता है। ऑफ के बाद आता है टोटल, और ऑफ के बाद हमेशा पार्ट आता है। क्यों आता है ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे मैं आपसे पूछूं भाई आपके 12th में या ग्रेजुएशन में इंग्लिश में मार्क्स कितने थे, तो कोई बता देगा सर मेरे मार्क्स थे 90 थे, कितने में थे आप, 90 आउट ऑफ 100। अब देखिए जो ऑफ प्रीपोजिशन किसको रिलेट करने लग रही है, ये ऑफ रिलेट करने लग रही है 90 और 100 को। 100 अपने आप में क्या है, टोटल है, और 90 इस टोटल का क्या है, पार्ट है। टोटल और पार्ट के लिए हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ऑफ। तो पार्ट हमेशा ही ऑफ से पहले आता है, और ऑफ के बाद हमेशा ही क्या आता है, टोटल आता है। अब यहाँ पर देखो, कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर तुम दा तो लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर आप दा लिखोगे तो दा तो हमेशा टोटल के लिए यूज करते हैं, दा तो हमेशा टोटल और स्पेसिफिक के लिए यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, पार्ट चाहिए। अगर पार्ट चाहिए, और मनी कैसा नाउन होता है, आप बोलोगे सर मनी होता है अनकाउंटेबल नाउन। कैसा नाउन होता है, अगर अनकाउंटेबल नाउन होता है, सीधी सी बात है, तो इससे पहले में लिखना पड़ेगा ए लिटिल। क्या लिखेंगे, ए लिटिल का प्रयोग करेंगे। दे हैव लॉस्ट ए लिटिल ऑफ मनी दैट वाज गिवन टू देम। और ये क्वेश्चन में अभी जस्ट डिस्कस किया था,
यहाँ पर भी मैंने कंसेप्ट डिस्कस किया था ऊपर वाला ही, और आगे भी यहाँ पर मैंने कंसेप्ट डिस्कस किया था। कहाँ गया वो, आगे होगा, ये रहा। इट विल बेनिफिट ए फ्यू ऑफ द मेंबर्स ऑफ हिज कमेटी। अभी क्वेश्चन ये डिस्कस किया था, अभी ये कंसेप्ट डिस्कस किया था। चलिए भाई, 9 क्वेश्चन। द होस्ट थैंक डैश गेस्ट दैट अटेंडेड द फंक्शन। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है भाई, जमा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर बात समझ में आई तो एक बार खुद ट्राई करके देखो, एक बार खुद ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को। द होस्ट थैंक्ड, कि होस्ट ने थैंक किया, किसका थैंक किया भाई, गेस्ट का, नाउन हो गया। कौन से गेस्ट का, विच गेस्ट, कौन से गेस्ट भाई, कौन से गेस्ट भाई, दैट अटेंडेड द फंक्शन, जिन्होंने फंक्शन को क्या किया है, अटेंड। जिन्होंने फंक्शन अटेंड किया वो गेस्ट डेफिनेट होंगे, नहीं होंगे, डेफिनेट होंगे नहीं। तो ये जो दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो दैट के साथ जो एक क्लोज लिख रखे नहीं, ये एडजेक्टिव क्लोज है। ये एडजेक्टिव क्लोज क्यों है, ये एडजेक्टिव क्लोज इसलिए है क्योंकि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, और ये एडजेक्टिव क्लोज किसको डिफाइन करने लग रही है, गेस्ट नाउन को, कि विच गेस्ट, कौन से गेस्ट की बात कर रहे हैं, विच गेस्ट, कौन से गेस्ट की बात कर रहे हैं भाई, जिन्होंने फंक्शन अटेंड किया है। तो उस गेस्ट की आइडेंटिटी क्या हो गई, डेफिनेट होगी, और डेफिनेट के लिए हमेशा क्या लिखते हैं, द लिखते हैं, है ना। इसलिए हम इससे पहले क्या लिखेंगे, द फ्यू, क्या लिखेंगे, द फ्यू लिखेंगे। द होस्ट थैंक द फ्यू गेस्ट दैट अटेंडेड द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ भाई। मोस्ट ऑफ द मैंगोज वर स्वीट, मतलब बहुत सारे ऐसे मैंगो जो स्वीट थे, बट वी डिडंट फाइंड एनी मैंगो स्वीट। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मोस्ट ऑफ द मैंगोज वर स्वीट, बहुत सारे ऐसे मैंगोज थे जो स्वीट थे, बट वी डिडंट फाइंड एनी मैंगोज स्वीट। क्या चाहिए, बाकी ये क्वेश्चन फ्यू वाला नहीं है भाई, ये अलग टाइप क्वेश्चन होगा, फिर भी हम करेंगे, ये अलग टाइप है भाई, ये लिटिल और फ्यू वाला क्वेश्चन नहीं है। अदर आएगा। अब देखो ये बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द मैंगोज आर स्वीट, मतलब बहुत सारे ऐसे मैंगोज थे जो मीठे थे, और बट कॉन्ट्रास्टिंग के लिए यूज करते हैं, बट वी डिडंट फाइंड, हमें नहीं मिला, एनी मैंगोज ऑफ स्वीट। देखो मैंगोज से पहले क्या लिखा है, एनी लिखा है, और एनी का हम यूज करते हैं, एनी एक नॉन असर्टिव वर्ड होता है जिसका हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, किस में यूज करते हैं, और देखो नेगेटिव है भी है क्योंकि नोट लिखा हुआ है, ठीक है नहीं, एनी नॉन असर्टिव वर्ड होता है, एनी का हम यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन सही है गलत है, क्या गड़बड़ी है, नोट भी नेगेटिव नहीं, एनी को तो हम नेगेटिव सेंटेंस में करते ही हैं, एनी का हम यूज करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, पढ़ाएंगे आगे। गड़बड़ी बताओ क्या इसमें। मोस्ट ऑफ द मैंगोज वर स्वीट, बहुत सारे ऐसे मैंगो थे जो मीठे थे, बट वी डिडंट फाइंड, कि हमें अभी तक नहीं मिला, एनी मैंगो स्वीट, मतलब लेकिन हमें अभी तक कोई भी मीठा आम नहीं मिला। उसमें मीठे आम भी थे लेकिन अभी तक हमें नहीं मिला मीठा आम, जो भी हमें मतलब हमारे हाथे लगा वो कच्चा आम मिला, या कड़वा था, खट्टा था, जो भी था। तो क्या गड़बड़ी हो सकती है, एनी नॉन असर्टिव वर्ड होता है, इसका हम नेगेटिव सेंटेंस में यही करते हैं, ये बताओ ये गड़बड़ी क्या है बस। इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है भाई, क्योंकि एनी जो होता है ना बेटा, इसका हम, एनी एक नॉन असर्टिव वर्ड होता है, इसका हम नेगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। अब एक बात बताओ, बाकी करेंगे क्वेश्चन इसके, मतलब कल की क्लास में डिस्कस होंगे, जैसे आई डोंट हैव एनी कार, अभी भी गड़बड़ी, इसमें क्या गड़बड़ी है देखो, ये सेंटेंस बेटा सही है, जो एनी होता है बेटा ये नॉन असर्टिव वर्ड होता है, इसका हम सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, लेकिन बेटा इसके साथ जो नाउन आना चाहिए बेटा वो सिंगुलर आना चाहिए। क्या लिखेंगे, मैंगोज नहीं मैंगो, एनी मैंगो स्वीट। तो वी डिडंट फाइंड एनी मैंगो स्वीट। अगर मैंगोज लिखना है तो एनी की जगह क्या लिख सकते हो, अगर ओ लिख दिया, एक बात बताओ तुम ही, छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आसान सी बात है, एक आपको ये बोलेगी आई कैन सोल्व एनी क्वेश्चन, सही है, आया ना, आई कैन सोल्व एनी क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्या हो गया, आई कैन सोल्व, आई कैन सोल्व। अगर क्वेश्चंस लिखना चाहते हो तो क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ऑल। अगर एनी लिखो तो नाउन क्या आएगा फिर इसके साथ, तो ये पक्का नहीं है। 11 क्वेश्चन का आंसर होता है भाई, वहां पर
द टीचर फाउंड ए फ्यू मिस्टेक इन द पैसेज। अभी हमें डिस्कस किया था भाई, अभी हमें डिस्कस किया था जस्ट, अगर तुमने सिंगुलर नाउन लिखना है तो उसके साथ आपने ए एन आर्टिकल लिखना है, फिर फ्यू लिटिल वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुमने अगर लिखना है फ्यू या लिटिल तो ध्यान में रखना बेटा, सॉरी फ्यू लिखना है, फ्यू, अगर फ्यू लिखना है तो फ्यू के साथ हमेशा नाउन क्या आता है, फ्यू के साथ हमेशा नाउन क्या आएगा, याद रखना, फ्यू के साथ हमेशा नाउन क्या आएगा। तो यहाँ पर मिस्टेक नहीं, मिस्टेक्स लिखो। अगर फ्यू ही लिखना है तो इसके साथ नाउन प्लूरल लिखो। एक बात बताओ भाई, अभी डिस्कस किया था, मैंने लिखा भाई आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, सेंटेंस सही है गलत, सही है। तो फिर मैं यहाँ पर फ्यू वगैरह लिखने की जरूरत क्या है, फ्यू हम तब लिखते हैं भाई सेंटेंस में जब नाउन क्या लिखा हो, जब नाउन क्या लिखा हो, प्लूरल। सिंगुलर तब लिखा जाता है नाउन, तब उस सिंगुलर नाउन होगा तो उससे पहले ए एन आर्टिकल लिखेंगे भाई, वहां पर फ्यू वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। अगर फ्यू लिखोगे तो उसके बाद हमेशा नाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा। याद रखना फ्यू के साथ हमेशा नाउन प्लूरल आता है, सिंगुलर नहीं आता, ये बात माइंड में रखना, फ्यू के साथ हमेशा नाउन प्लूरल आता है, सिंगुलर नहीं। 12 एवरी मैन इन द वर्ल्ड कांट बिकम रिच। बाकी ये भी तुम्हारा उस बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बाकी हम कर चुके हैं ये लास्ट क्लास में, सॉरी प्रोनाउन में पढ़ाया था आपको ईच और एवरी वाला डिफरेंस क्या बताया था बेटा, अगर याद हो तो, ईच, ईच, एवरी, सम, ऑल, एटसेट्रा। याद रखना बेटा, जो ये वर्ड्स मैंने लिखे हैं इनका आपने हमेशा यूज करना है पॉजिटिव, इनका आपने हमेशा यूज करना है पॉजिटिव सेंटेंस में। किस में यूज करना है, इन वर्ड्स का यूज हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में। आप इस सेंटेंस में देखो भाई, यहाँ पर क्या लिखा है, एवरी, और एवरी के साथ कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ है, कौन सा लिखा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। अब एवरी के साथ नेगेटिव लिखा हुआ है, अब इसमें गड़बड़ी होगी, क्योंकि ईच है, एवरी है, सम है, ऑल है, इन सब के साथ हमेशा कौन सा सेंटेंस लिखा जाता है, पॉजिटिव, तो सेंटेंस तो गलत हो गया। तो एवरी मैन इन द वर्ल्ड कांट बिकम रिच, अगर तुम्हें सेंटेंस भी सही करना है और एवरी तो यूज कर ही नहीं सकते भाई, या तो लिखो नो मैन इन द वर्ल्ड कांट बिकम रिच, फिर मीनिंग लॉजिकल हो जाएगा, मीनिंग क्या हो जाएगा, इलॉजिकल। अगर तुम लिखोगे नहीं नो मैन इन द वर्ल्ड, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में क्या नहीं है, रिच नहीं है, लॉजिकल इलॉजिकल है, इलॉजिकल हो गया, नहीं गलत बोल रहे भाई, कोई भी इंसान इस दुनिया में रिच नहीं है, आप खुद बताओ, रिच नहीं है भाई इस दुनिया में, रिच है भाई इस दुनिया में, लेकिन ये मीनिंग चाहिए कुछ लोग रिच है और कुछ लोग रिच नहीं है। तो आपको फिर यहाँ पर बेटा एवरी नहीं, एवरी नहीं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपने नोट एवरी, क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, नोट एवरी लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर नोट को भी हटाना पड़ेगा, यहाँ पर कैन लिखना पड़ेगा। अब नोट एवरी का मतलब क्या होता है, एक बात बताओ, नोट एवरी का मतलब क्या होता है, समझाना पड़ेगा, एक मिनट देखो, पहले समझा चुके हैं बातें, फिर भी मैं चल तुम्हें समझा देता हूँ, हाँ समझाऊँ, इससे अगले समझा देता हूँ। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा, समझ में आ जाएगी, छोटी ही बात है। आई नो एवरीवन, तो क्या इसका मतलब ये है या नहीं है, आई नो ऑल। तो क्या समझ में आया कि जो एवरी होता है, बाकी सेंटेंस अभी भी गलत है, लेकिन फिर भी मैं समझाना चाहता हूँ, जो एवरी होता है क्या होता है, एवरी, ये हमेशा किसका सब्स्टिट्यूट होता है, ऑल का, क्लियर है, ये ऑल का सब्स्टिट्यूट होता है। अगर मैं इस एवरी से पहले क्या लिख दूं, क्या लिख दूं, एवरी से पहले नोट, नोट एवरी का मतलब क्या हो गया, और नोट ऑल का मतलब क्या हो गया। अगर नोट ऑल का मतलब सम हो गया तो फिर नोट एवरी का मतलब क्या हो गया, बात समझ में आई, हाँ वही तो, नोट एवरी, तो नोट एवरी का मतलब क्या हो गया, नोट एवरी का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, तो सम मैन इन द वर्ल्ड कैन बिकम रिच। पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। फिर नोट भी तो हटाया मैंने, अच्छा देखो ये नोट हटा रखा है, ये कांट की जगह कैन लिख दे, ये भी तो हटाना पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा नोट एवरी सम, ठीक है, नोट एवरी का मतलब भी क्या हो गया, सम। अब आगे बढ़े 13 क्वेश्चन में, दे हैव रिटन एवरी लेटर ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट,
आई हैव रिटन एवरी लेटर ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट। बाकी यहाँ पर एवरी नहीं आना चाहिए। देखो भाई एवरी, ईच, एवरी, देखो ईच और एवरी के बीच में बेसिकली डिफरेंस होता है, कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा कि ईच हम यूज़ करते हैं 2 के लिए भी और 2 से ज़्यादा के लिए भी, और एवरी हम यूज़ करते हैं 2 से ज़्यादा के लिए भी। देखो भाई लिटिल वाले क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन इंक्लूड हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम इनको भी करेंगे। अब इस बात को देखो समझते हैं। ईच का मैंने पढ़ा होगा बेटा, ईच का हम यूज़ करते हैं 2 के लिए भी, 2 के लिए भी और 2 से ज़्यादा के लिए भी, और मोर देन 2, 2 के लिए भी और 2 से ज़्यादा के लिए भी। लेकिन एवरी हमेशा कितने के लिए यूज़ करते हैं? 2 से ज़्यादा के लिए। अब माइंड में आपका एक चीज़ आएगा कि सर 2 से ज़्यादा के लिए तो एवरी बता दिया और 2 से ज़्यादा के लिए आपने ईच भी बता दिया, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों डिफरेंस ये है कि 2 से ज़्यादा के लिए ईच तब यूज़ करते हैं जब वो नंबर क्या हो? डेफिनेट हो। क्या हो? पढ़ाया था भाई प्रोनाउन में। लेकिन अगर वो नंबर डेफिनेट नहीं क्या हो? इनडेफिनिट हो, तो उस केस में आपने हमेशा एवरी का यूज करना। अब देखो भाई, दे हैव रिटन, वो लिख चुके हैं, क्या लिख चुके हैं? डैश लेटर, एवरी लेटर को, कौन से लेटर को भाई? ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट। जो ग्रीक अल्फाबेट के लेटर होंगे वो डेफिनेट होंगे, इनडेफिनिट होंगे? डेफिनेट ही होंगे, नहीं ग्रीक, क्योंकि वो डेफिनेट है। अगर डेफिनेट है तो डेफिनेट के लिए हम क्या यूज करते हैं? दे हैव रिटन ईच लेटर ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट। The most bird can fly, only a few ones can't. सबसे पहले बात ये कि लिखा गया सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव के लिए कभी भी एफ यू का यूज नहीं करते, नेगेटिव के लिए हमेशा यूज करते हैं ओनली फ्यू। नेगेटिव के लिए हमेशा फ्यू यूज करना भाई, सीधी सी बात है। 15 क्वेश्चन। वी केप्ट ऑन डूइंग आवर बेस्ट विदाउट द लिटिल कंसर्न अबाउट द रिजल्ट। कीप ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज को कंटिन्यू करना। वी कीप ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज को कंटिन्यू करना, टू कंटिन्यू। वी कंटिन्यू डूइंग आवर बेस्ट, मतलब हमने अपना हमेशा ही बेस्ट क्या रखा? जारी रखा। विदाउट द लिटिल कंसर्न, बिना सोचे। अबाउट द रिजल्ट, भाई बिना रिजल्ट के सोचे अपना क्या जारी रखा? अपना बेस्ट जारी रखा। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ कंशन कैसा नाउन होता है? सबसे पहली बात ध्यान में रखनी, कंशन होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो इन्होंने कंशन था रिजल्ट के बारे में, मतलब उनको कंशन होगा रिजल्ट के बारे में, नहीं होगा। उन्होंने रिजल्ट की परवाह थी या नहीं थी? नहीं थी। अगर रिजल्ट की परवाह नहीं थी उसके बाद भी उन्होंने अपना बेस्ट जारी रखा। तो हमें नेगेटिव मीनिंग चाहिए, पॉजिटिव? नेगेटिव। और नेगेटिव मीनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? लिटिल। नेगेटिव मीनिंग जो तो उस किस्म में लिटिल यूज करना। इन्होंने भाई रिजल्ट की कोई परवाह नहीं थी, फिर भी इन्होंने अपना बेस्ट जारी रखा। कोई फर्क नहीं पड़ता हम पास होंगे फेल होंगे, हम फिर भी जारी रखें पढ़ना और पढ़ाना जो भी है। क्लियर? 16 भाई। मोहन हैज फ्यू फ्रेंड्स इन आगरा हु विल श्योरली हेल्प हिम। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मोहन हैज फ्यू फ्रेंड्स इन आगरा, हु विल श्योरली हेल्प हिम, वो उसकी मदद करेंगे। देखो भाई यहां पर फ्रेंड्स लिखा, पहले ये बताओ कि लिखा गया सेंटेंस नेगेटिव है पॉजिटिव है? मोहन है, मोहन के दोस्त हैं कहां पर भाई? आगरा में, और वो श्योरली उसकी मदद करेंगे। सेंटेंस नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर फ्यू आना चाहिए, एफ यू आना चाहिए? एफ यू। 17। ऑल ऑफ देम हैव लिटिल फेथ इन देयर एबिलिटीज। ऑल ऑफ देम हम सबकी बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे, उनको विश्वास है उनकी क्या काबिलियत पर। एक बात बताओ तुम्हें, अभी मैंने क्या लिखवाया था? अभी लिखवाया था जस्ट, और तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए था ही सारों से। क्या समझना चाहिए था? ईच, एवरी, सम, ऑल। इनका यूज किस सेंटेंस में करते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस में। किस सेंटेंस में भाई? पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। अगर पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभी को विश्वास था अपनी योग्यता पर? नहीं था? हाँ नहीं, तो पॉजिटिव मीनिंग चाहिए। पॉजिटिव मीनिंग के लिए हम लिटिल यूज करते हैं, लिटिल यूज करते हैं? लिटिल। अगर लिटिल लिखो तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा नहीं, क्योंकि लिटिल तो नेगेटिव के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ऑल हम नेगेटिव के लिए
यूज़ नहीं करते, इसलिए हम लिटिल की जगह क्या लिखेंगे, ए लिटिल का प्रयोग करेंगे। 18 क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। आई फाउंड द फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस, वही गड़बड़ी हो गया। क्या गड़बड़ी हो गया कि ओ प्रीपोजिशन, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, चाहे एसएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। प्रीपोजिशन के बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, और जो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, मतलब ऑफ के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं वो ऑब्जेक्ट हमेशा किसको रेफर करता है, टोटल को, और ऑफ से पहले हमेशा क्या लिखते हैं, पार्ट। लेकिन पार्ट तो कभी भी दा रेफर नहीं करता, दा तो हमेशा टोटल को रेफर करता है। तो यहाँ पर दा नहीं, हमें क्या लिखना चाहिए, ए लिखना चाहिए, एफ यू। ये क्वेश्चन 2-4 बार हम डिस्कस कर चुके हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है पेपर में, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। 19 क्वेश्चन का एक बार आंसर बताओ। Few people didn't believe in ghost even a few countries ago। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। Few people didn't believe in ghost even a few countries ago। पहले लोग भूतों पे विश्वास करते थे, नहीं करते थे, मतलब आजकल, पहले तो करते हैं लेकिन आजकल बहुत कम करें, नहीं तो वही है। तो यहाँ पर फ्यू आना चाहिए, एफ यू आना चाहिए, a few people didn't believe in ghost, तो यहाँ पर फ्यू नहीं भाई, ए फ्यू लिखना चाहिए। आजकल तो कोई नहीं करता भाई, सीधी सी बात है। पुराने तो लोग करते होंगे, जो 19वीं शताब्दी से पहले वाले लोग हैं वो तो करते हैं, लेकिन आजकल कोई नहीं करता। डेस्पाइट ऑल द चैलेंज ही वाज ए लिटिल, वही है, डेस्पाइट हम यूज करते हैं, वही डेस्पाइट प्रीपोजिशन हो गया, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया भाई। चैलेंज के बावजूद ही विल लिटिल डिफेंडेंट, और डिफेंडेंट अनकाउंटेबल नाउन हो गया भाई। तो क्या ना चाहिए, उन्होंने डिफेंड किया होगा, नहीं किया होगा, डेस्पाइट ऑल द चैलेंज, बट चैलेंज के बावजूद ही वाज लिटिल डिफेंड, उन्हें डिफेंड किया होगा, नहीं किया होगा, किया होगा। ये डेस्पाइट लिखा हुआ, किया तब होता जब डेस्पाइट ऑल द चैलेंज, बट चैलेंज के बावजूद ही वाज लिटिल डिफेंडेंट। लिटिल का मतलब हो गया ऑलमोस्ट नो डिफेंडेंट, मतलब उन्होंने कोई बचाव नहीं किया। चैलेंज उनके सामने बहुत सारा है लेकिन उन्होंने अपना कोई बचाव नहीं किया। तो नेगेटिव मीनिंग चाहिए। 21 का बताओ भाई। चलिए, टेक केयर ऑफ नेसेसरी व्हेन हैंडलिंग दैट डेलिकेट मशीन, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। डैश केयर ऑफ नेसेसरी व्हेन हैंडलिंग दैट डेलिकेट मशीन। देखो भाई, पहली बात तो ये देना, केयर ऑफ नेसेसरी, केयर कैसा नाउन होता है, कैसा नाउन, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल होता है। अगर अनकाउंटेबल हो गया तो सीधी सी बात है, तुम्हारा फ्यू वाला ऑप्शन तो सबसे पहले भागेगा, है ना। ये तो लिटिल आएगा या फिर ए लिटिल आएगा, बस ये देखने की सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है। डैश केयर ऑफ नेसेसरी व्हेन हैंडलिंग द डेलिकेट मशीन, तो क्या ना चाहिए, ए लिटिल केयर ऑफ नेसेसरी, ए लिटिल आना चाहिए भाई, एट लिटिल सम केयर ऑफ नेसेसरी व्हेन हैंडलिंग दैट डेलिकेट, मतलब जब आप हैंडल करो क्या है ना दैट डेलिकेट मशीन्स, है ना, उन मशीन्स के, तो इंसान को क्या होना चाहिए, उस समय केयर होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप सावधानी ना रखें, आप मशीन का काम है भाई, दिक्कत भी हो सकती है। 22, आवर प्रिंसिपल शो डैश मर्सी टू बॉयज कोट स्मोकिंग इन स्कूल, भाई प्रिंसिपल ने उन पर दया रखी होगी, नहीं रखी होगी, दया मतलब उन पर दया शो की होगी, नहीं की होगी। आवर प्रिंसिपल शोज मर्सी टू बॉयज कोट स्मोकिंग इन स्कूल, जब प्रिंसिपल ने उनको स्कूल में स्मोकिंग करते हुए पकड़ा तो प्रिंसिपल ने दया रखी या नहीं रखी, उन पर नहीं रखी होगी भाई, सीधी सी बात है। रख देंगे तो फिर मीनिंग लॉजिकल हो जाएगा, हाँ वही मीनिंग लॉजिकल हो जाएगा। और मर्सी कैसा नाउन होता है सबको पता है, अनकाउंटेबल होता है। अगर अनकाउंटेबल होता है तो फ्यू वाला ऑप्शन तो तुम्हारा गया। और दूसरा पॉइंट, लिटिल आएगा, लिटिल आएगा, लिटिल आएगा, कोई दया नहीं रखी, सीधी सी बात है। लिटिल भी तुम्हारा गायब हो गया। These acts were passed through parliament in spite of opposite but for little modifications, no error। in spite of का मतलब वही होता है despite, in spite of, हाँ
इन स्पाइट और डेस्पाइट दोनों का मतलब एक ही होता है। हाँ हाँ, इसका मतलब ये होता है के बावजूद। डेस्पाइट के साथ कभी वो प्रपोशन नहीं आता, पेपर में ध्यान में रखना। डेस्पाइट खुद प्रीपोशन होता है, इन स्पाइट ऑफ का मतलब भी डेस्पाइट होता है। These act were passed through parliament in spite of opposite but for a little modification। क्या लिखना चाहिए? These acts were passed through parliament in spite of opposite but for little modification। little modification या a little modification? a little modification। a little का मतलब some modification। जो अपोजिशंस थे, जो भी थे पार्लियामेंट के अंदर, दे एक्ट्स वर पास थ्रू पार्लियामेंट, मतलब उन्होंने उस तरीके से एक्ट किया अपोजिशन के बावजूद, बट फॉर लिटिल मॉडिफिकेशन, मतलब कुछ जो भी मॉडिफिकेशन। 24 25 डैश स्टूडेंट इन क्लास कुड सोल्व द डिफिकल्ट प्लेज। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारा कैसा नाउन हो गया? काउंटेबल हो गया। पहली बात तो ये ध्यान में रखना कि काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल है तो सीधी सी बात है तुम्हारा लिटिल वाला ऑप्शन तो सबसे पहले भागेगा। दूसरा पॉइंट, स्टूडेंट इन क्लास कुड सोल्व द डिफिकल्ट पजल। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स तो पजल किया, सोल्व किया होगा, तो वही है, तो यहाँ पर फ्यू तो आएगा नहीं। 25 देयर इज डैश होप फाइंडिंग द लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स नाउ। होप अनकाउंटेबल नाउन होता है भाई, ध्यान में रखना। जो होप होता है अपना, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, पहले इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखो इसको, देयर इज डैश होप फॉर फाइंडिंग द लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स, द लॉस्ट डॉक्यूमेंट नाउ। उसको आशा तो ये नहीं होगी। हाँ, सम तो लिखोगे तो देखो, होप अनकाउंटेबल है तो फ्यू वाला ऑप्शन तो सबसे पहले जाएगा। तो यहाँ पर लिटिल और ए लिटिल के लिए ऑप्शन सही हो सकता है, या ए लिटिल है या लिटिल है। देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग द लॉस्ट डॉक्यूमेंट नाउ, मतलब नाउ लिखा हो नहीं, तो नाउ का मतलब ये हो गया कि अब उसको उम्मीद रही होगी या नहीं होगी? अब उसको उम्मीद होगी। देयर इज सम होप ऑफ फाइंडिंग लॉस्ट डॉक्यूमेंट नाउ, नहीं होगी नहीं, तो लिटिल आना चाहिए इसमें, ये लिटिल नहीं। तो ये ध्यान में रखना भाई। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन है जो हमें अभी डिस्कस किए थे। पेपर में क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे, आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और तो आज की क्लास में जो ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये क्वेश्चन थे बेटा फ्यू और लिटिल वाले, और इनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम में आप क्या देखने को मिलते हैं भाई, क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज तो हम इतना ही रखेंगे, तो मिलते हैं आप सबको भाई कल वाली क्लास में। तो आपका एक डिटर्मिनर बच गया बेटा, सम और एनी। सम और एनी की बेटा प्रैक्टिस कर लेंगे, और सम और एनी के बाद आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। या तो हम प्रीपोजिशन स्टार्ट करेंगे, या फिर हम स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव। दोनों में से कोई एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चाहे आपका एडजेक्टिव स्टार्ट होगा या फिर आपका प्रीपोजिशन स्टार्ट होगा, या फिर देख लेंगे वॉइस नरेशन में से कोई एक टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। फाइनाइट वर्ब अपना हो ही चुका है। ठीक है भाई, तो आज तो इतना ही रखेंगे भाई। बाकी इनमें से किसी प्रकार का किसी भी स्टूडेंट को डाउट लगता हो तो मुझे लगता है ना भाई, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दिया, अभी भी डाउट होगा, तो डाउट तो किसी प्रकार का होगा नहीं। अब जो फ्यू और लिटिल वाला ये कंसेप्ट नहीं हर पेपर में आता है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स, क्रॉस टेस्ट, एरर डिडक्शन वाले क्वेश्चन में भी देखने को मिलता है। कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार पेपर देखने को मिलता है कि कब फ्यू यूज होगा, सम, एनी, ईच, एवरी, ये सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस प्रकार के। तो चलिए भाई, आज के लिए तो हम इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे आप लोगों से कल भाई, कल आपसे मुलाकात होगी। तो चलते स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को भाई बाय।